ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आज लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था चेन ड्राइव एंड रोप ड्राइव के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे थे। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे स्लाइड में मैंने आपको शो किए हुए थे। ठीक है, तो वहां से वैल्यूज याद करो और सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ज्यादा उसमें कुछ सोचने वाली बातें नहीं है, ना ही ज्यादा हमें डेप्थ में उन चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एमपीटीएस का, ठीक है, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने एक चीज समझ ली थी क्या, कि बेल्ट ड्राइव के थ्रू कैसे मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन होता है। स्लैक ड्राइव है वो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने समझा दैट इज द गियर ड्राइव, वो भी इंपॉर्टेंट ड्राइव था। उसके में जो लेविस इक्वेशन होती है उसके बारे में समझा था। नेक्स्ट हमारे पास चला रोप एंड चेन ड्राइव। ठीक है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, बट ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वेरियस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है अंडर स्टैटिक एंड सेकंड इज अंडर डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग बेसिकली आपको मैंने सोम में भी बताया हुआ है कि डायनामिक लोडिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन सी लोडिंग आ जाती है, जैसे कि इम्पैक्ट लोडिंग, बहुत बढ़िया, और साथ ही फटीग लोडिंग। ठीक है, इम्पैक्ट में ही दूसरा पार्ट था उसका सडन अप्लाइड लोड। ठीक, तो सडन इम्पैक्ट एंड फटीग लोडिंग। मैंने आपसे उस टाइम पर भी बोला था एक एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सॉरी मटेरियल प्रॉपर्टी सोम में मैंने हमेशा आपसे बोला था कि फटीग स्ट्रेंथ को या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को, ठीक है, हम पढ़ेंगे किसमें, मशीन डिजाइन में। तो दैट इज द चैप्टर जो कि यहाँ फटीग स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को डील करेगा। ठीक है, स्टैटिक के बारे में आप सोम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट करते हुए इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में डिजाइन ऑफ शाफ्ट, हमें शाफ्ट की डिजाइन करनी है। शाफ्ट क्या है आपको ये तो आइडिया है ही, काफी बार बता दिया शाफ्ट क्या है। शाफ्ट इज ए मेंबर विच इज अंडर पावर ट्रांसमिशन। सही है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है पावर ट्रांसमिशन। बट पावर ट्रांसमिशन किस सेंस में? रोटेशन से। रोटेशन किस वजह से? शाफ्ट क्या है जो आप अभी बोले, कौन बोले? टोर्जन, टोर्क। मैंने आपसे हमेशा बोला है जब आपने टोर्जन वाला चैप्टर पढ़ा था सोम में, ठीक है, टोर्जन, तो टोर्जन में मैंने शाफ्ट की डेफिनेशन बताई थी। बीम की डेफिनेशन क्या है पहले ये बताओ। ठीक है, बार की डेफिनेशन क्या है वो मुझे बताओ। ये छोटी छोटी चीजें मैं बार बार पूछता रहता हूँ जिससे कि आपको ये चीजें कभी भूले ना। बार की डेफिनेशन क्या होती है? रोड बार, टाई बार, इनकी डेफिनेशन क्या है? नहीं नहीं, बार, सिंपल बार, रोड, टाई बार जिन्हें बोलते हैं, क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। अब आप क्या करते हो, एप्लीकेशन पे जाते हो। ठीक है, सिमेट्रिक डायग्राम याद रखो ना। बार हमने हमेशा किस में यूज किया था? चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा था जिसमें हमने एक्सियल लोडिंग लगाई थी? छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो आप। एक्सियल लोडिंग में जो मेंबर जाता है, एक्सियल लोडिंग जिस मेंबर पर लग रही हो वो मेंबर क्या कहलाता है? बार। सिंपल है ना, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब पता नहीं आप एक्सेल पे भाग गए हो, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग गए अपने माइंड में, बट ये क्या है, ये एक्सियल लोडिंग में अगर मेंबर जा रहा है दैट इज द सिंपल बार या टाई बार बोल देते हैं इसे। ठीक है, इसमें टेंशन या कंप्रेशन वाला सेंस होता है। ठीक है, उसके बाद बीम क्या थी? बहुत बढ़िया, अब आया ना यहाँ पर डेफिनेशन। डेफिनेशन ऐसी दी जाती है, डेफिनेशन होती है यूनिवर्सल टाइप से। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? सिंपल ट्रांसवर्स लोड। अगर मेंबर के ऊपर हमारे पास ट्रांसवर्स लोडिंग है तो वो मेरी क्या है? बीम। ठीक है, दैट इज द बीम। अगर ट्रांसवर्स लोडिंग है तो वो क्या है? बीम। ये मेरी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। इसमें ये नहीं है कि हमेशा बीम इसी के साथ जा रही है ट्रांसवर्स लोडिंग में। बीम में हमारे पास एक्सियल लोडिंग हो सकती है, ठीक है, बट वो डेफिनेशन क्या दोगे? हमेशा ट्रांसवर्स लोडिंग। कि ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से ये किस में जा रही है? बेंडिंग में जा रही है। ठीक है, यहां भी ट्रांसवर्स लोडिंग है, बट ट्रांसवर्स लोडिंग किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब लॉन्गिट्यूडनल के प्लेन पर हर जगह इस तरह से ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास टोर्जन होता है उसमें क्या होता है? ये क्या है? ये क्या टॉर्क दे रहा है? ये ट्रांसवर्स लोड क्या टॉर्क दे रहा है? ये कहां से पास हो रहा है? ये हमारी जो एक्सेस है उससे पास होके जा रहा है, ये सारा लोड। ये असेंट्रिक नहीं है, दिस इज द ट्रांसवर्स लोड, नॉट द असेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, यहां पर क्या है? टोर्जन में इस बॉडी पर, इस मेंबर पर क्या लग रहा है? ट्रांसवर्स लोड तो लग रहा है, बट वो कौन सा है? असेंट्रिक।
अगर वो सेंट्रिक होगा तो वो बेंडिंग हो जाएगा, मतलब फिर से बीम बन जाएगी। ठीक है, अगर वो असेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड है तो ऑब्वियस है एक असेंट्रिसिटी आप लेके चलोगे, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, मतलब एक कपल क्रिएट हो गया। ठीक है, या फिर अगर अकेला भी है तो भी ये क्या किस में जाएगा, टोर्जन में। ठीक है, अकेला भी है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सेंटर के हिसाब से वो चीज यहाँ पर फिक्स है, तो वो रोटेशन को रोकेगी। मतलब एक हमारे पास फोर्स यहाँ पर भी एग्जर्ट होगा, होता है इमेजिनरी फोर्स, ठीक, जिसे हम लेके चलते थे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अगर पी फोर्स है, असेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स है, तो उसमें क्या आएगा, एक टॉर्क, और टॉर्क आएगा तो किस में जाएगी, ट्विस्टिंग में। ठीक है, तो शाफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि अंडर टोर्जन हो, या अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट हो, या अंडर असेंट्रिक ट्रांसवर्स लोडिंग हो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो शाफ्ट के लिए, बट ये इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है, याद रखना हमेशा। दीज आर द प्रॉपर डेफिनेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास बार है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स में नहीं जा सकती। प्रैक्टिकली सब कुछ होता है, सब कुछ फिजिबल है प्रैक्टिकली, बट ये थ्योरेटिकल इनकी डेफिनेशन है, प्लीज याद रखिएगा। अब मैं उसी शाफ्ट को, अब मैं देखिएगा यहाँ पर मैकेनिकल शाफ्ट की बात करते हैं। मैकेनिकल हमेशा क्या करते हैं, मैकेनिकल कभी इस तरह की चीजों को देखते हैं, दीज आर रिलेटेड टू ब्रिज और फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स के एक साइड से फिक्स कर दिया, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स फोर्स लगा दिया, चलो वही स्ट्रक्चर की बेंडिंग देखो। बात क्लियर है? यहाँ पर ये चीजें होती हैं किसकी, सिविल, ये चीजें रिलेट करते हैं सिविल से। ठीक है, बट हमारे लिए क्या होता है, हमेशा हम किस में बात कर रहे होते हैं, मशीन में। और मशीन में कैसे होते हैं पार्ट, मूवेबल, रोटेटिंग। ठीक है, मशीन हमेशा रोटेशन के हिसाब से चल रही होती है, तो रोटेशन के हिसाब से हमेशा ये वाली जो बार होगी, जैसे इसमें बार की बात क्या करते थे हम, तो इस बार को हम बीम बोल दिया करते थे, क्योंकि इस पर ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा था इस मेंबर को। यहाँ ये जो मेंबर है, इस मेंबर में क्या चीज चल रही है, इस मेंबर में, इस मेंबर में जा रहा है रोटेशन। ये क्या है, बियरिंग के सिंबल है ना, ये पहले ही बता रखा है, दीज आर दी बियरिंग्स। ठीक है, तो बियरिंग में क्या होता है, अभी इसको नेक्स्ट चैप्टर में ही बात करेंगे। बाकी बियरिंग में होता क्या आपको पता ही है, आपने साइकिल या बाइक की तो बियरिंग्स देखी हैं। तो बियरिंग्स में क्या होता है कि हमारे पास जो मेंबर है वो क्या कर सकता है, इजीली रोटेट। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेंबर में जो ये आपको इस कलर से दिख रहा है, ये मेंबर क्या है बेसिकली मेरी, इसका नाम क्या होगा, इस मेंबर का नाम क्या होगा, बीम होगा, क्या होगा, शाफ्ट। क्योंकि बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रोटेशन का। रोटेशन का मतलब बेसिकल जो आप नाम दोगे वो क्या दोगे, टोर्जन का। इस पर क्या लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या बोला, शाफ्ट, जहां पर रोटेशन जा रहा है ट्विस्टिंग की वजह से। ठीक है, अब क्या इस पर अकेला ही रोटेशन है, क्या ये वो चीज है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया करता था सोम के टाइम पर, कि ये चीज है, एक साइड से कपल लग रहा है, एक साइड से कपल लग रहा है, बस हो गया काम? क्या इसमें ऐसा है, नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें भी इसके साथ माउंट कर रखी हैं हमने। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है गियर, गियर समझ चुके हो, बेल्ट, ये रहा बेल्ट वाला फिगर, वो समझ चुके हो। दोनों चीजें हमने सेपरेट चैप्टर में पढ़ रखी हैं। ठीक है, इनका अगर मैं नाम पूछूं तो नाम क्या क्या हो गया इस वाले शाफ्ट का, दैट इज, जो शाफ्ट है उसका नाम क्या है, चैप्टर 1 में ही बताया था बेल्ट ड्राइव में। इसका नाम क्या था, मशीन शाफ्ट, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गई, मशीन शाफ्ट। ठीक है, ये वाली कौन सी है, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। तो ठीक है, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट तो ये भी है, क्योंकि एलिमेंट तो सब पावर ट्रांसमिशन के ही हैं, है ना, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट्स ये सब हैं। मैंने इसका नाम भी बताया था, कन्वर्टिंग तो ठीक है, वो हमारा सेंस था शुरू वाला, जिसमें हमने बात किया था यूटिलाइजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड कन्वर्टिंग। ठीक है, मैंने इसका नाम भी बताया था, याद करो। चलो, शाफ्ट के दो जो पार्ट थे उन्हीं के नाम बताओ। शाफ्ट के दो पार्ट कौन कौन से थे, शाफ्ट में फर्स्ट क्या चीज थी हमारी, इस साइड में हमने शाफ्ट में क्या बनाया था, रिवाइज नहीं कर रहे, रिवाइज करो। इस साइड में क्या बनाया था हमने, मशीन शाफ्ट, और इधर क्या थी हमारी, ट्रांसमिशन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर थी चीजें। ठीक है, ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर थी, एक क्या था, लाइन शाफ्ट, और एक थी कंपाउंड शाफ्ट। ठीक है, यहाँ कंपाउंडिंग हो रही है क्या, नहीं। कंपाउंडिंग वाला फिगर याद है कि एक साथ में फिर से एक और गियर लगाया था, फिर से यहाँ पर बेल्ट लगाई थी, बेल्ट वाला था उस टाइम तक, गियर वाला नहीं था। ठीक है, यहाँ पर ये वाली कौन सी थी, दिस इज दी लाइन शाफ्ट। प्लीज यार भूलो मत, दिस इज द लाइन शाफ्ट। लाइन शाफ्ट की डेफिनेशन क्या थी, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पावर का ट्रांसमिशन ना हो रहा हो, काफी जगह हो रहा हो, यहाँ पर और भी गियर वगैरह लगा सकते हो, ये मेरी लाइन शाफ्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये थी मेरी लाइन शाफ्ट, जिसका दूसरा नाम था ऊपर वाला ट्रांसमिशन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट का पार्ट था मेरा लाइन शाफ्ट। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक, अब इस ट्रांसमिशन शाफ्ट में अगर सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है, सोचो जरा,
ठीक है, आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए कि टॉर्क वगैरह कुछ नहीं है, रोटेशन है, तो क्या रोटेशन विदाउट टॉर्क हो सकता है? मतलब ही नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर थी, मैंने आपको वो भी चीज समझाई हुई है, ठीक है, कि विदाउट टॉर्क ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, सोम में भी समझाया हुआ है, ठीक है, टॉर्जन वाले चैप्टर में। तो इस सेंस में जो शाफ्ट की हमें डिजाइन करनी है, वो शाफ्ट की डिजाइन सिर्फ और सिर्फ टॉर्क से होगी या किसी और चीज से भी होगी? अगर ये बॉडी आप देखोगे, ये समझो फ्रंट व्यू है, ये समझो फ्रंट व्यू है, मतलब एक लाइन शाफ्ट है जो यहाँ आ रखी है ऐसे, ठीक है, एक मशीन है जो यहाँ लगा रखी है, मतलब इसका एक टॉप व्यू नहीं है, ऐसे मत सोचो कि जमीन पर नहीं, ये क्या है, आपके पास यहाँ पर ये शाफ्ट है, ठीक है, कौन सी वाली लाइन शाफ्ट, इसमें यहाँ पर लगी हुई है एक पुली, और उस पुली से बेल्ट ऐसे आ रही है, ठीक है, बेल्ट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर बेल्ट इस वाली नीचे वाली पुली से जा रही है, इस पुली से मोटर यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई मोटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लग रहा है, गियर लग रहा है, इस गियर से दूसरा गियर ये लग रहा है, यहाँ से मशीन लग रही है, ठीक है, तो आपके सामने बिल्कुल यही दिख रही है, ठीक है, प्रैक्टिकली भी यही दिख रहा है, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ऐसा ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल में ऐसा मान के चलो। तो डिजाइन कंसिडरेशन अंडर स्टैटिक लोडिंग। अब मुझे बताइए, अगर मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसमें रोटेशन दे रहा हूँ, मोटर से ही तो इनपुट दूंगा, इनपुट गया मोटर से, अब वो याद करो कहानी जो बेल्ट ड्राइव हमने चैप्टर में पढ़ी है, मैंने इस शाफ्ट को इसीलिए बाद में रखा क्योंकि आपको पहले कहानी बेल्ट की समझ में आनी थी, तो बेल्ट की आपको कहानी याद है, अब कहीं पर भी बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ अपने माइंड को लेकर, दिख रहा है वही फिगर जो हमने देखा था बेल्ट में, क्या इधर इनपुट इधर आउटपुट, बीच में बेल्ट क्या कर रही है, ट्रांसमिट, ठीक है, तो यहां से पावर होगी P, जो कि मैंने अभी क्या मान लिया, टी ओमेगा, मान लीजिए यहाँ पर पावर कितनी है, 20 किलोवाट, तो इस 20 किलोवाट की बेसिस पर पावर मुझे कहाँ ट्रांसमिट करनी है, इनके थ्रू कहाँ पर, यहाँ पर, स्लिप अभी 0 मान के चलो, मान लेते हैं स्लिप कुछ नहीं है ना, आराम से वेलोसिटी रेशो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, ठीक है, सारी की सारी पॉजिटिव ड्राइव है, ऐसे मान लो, तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको कि जितनी पावर यहाँ पर है उतनी ही पावर फाइनली आ गई, ठीक है, जो रोटेशन इसके हैं उसी के रोटेशन के बेसिस पर, ऐसा नहीं कि रोटेशन सेम होंगी, वेलोसिटीज सेम होगी, रोटेशन तो अलग अलग हो सकते हैं, वो किस पर डिपेंड करती है, डाया पर, ठीक है, आर ओमेगा के हिसाब से, बट इतना आप कह सकते हो जो यहाँ से आपने पावर दी वो पावर यहाँ पर पहुंच जाएगी, है ना, वो अपने हिसाब से आर ओमेगा चेंज कर लेगा अपने आप को, और टी को चेंज करेगा उसी हिसाब से, ठीक है, टी इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा मल्टीप्लीकेशन उनका, तो यहाँ पर भी पावर कितनी आ गई मेरी, 20। बात क्लियर है? अगर मैं स्लिप वगैरह सब 0 मार दी, खत्म कर दिया, ठीक। अब जरा सोचो, अगर यहाँ तक की कंडीशन यहाँ तक क्लियर है आपको, तो एक बात अब सोचिएगा, बेल्ट में फोर्स जो है, इसकी वजह से जो यहाँ पर आपने बेल्ट पर, पहले तो मोटर ने आपने फोर्स लगाया ना, मोटर की जो पुली है ये वाली, इस पुली ने बेल्ट को अपनी तरफ खींचा या नहीं, ये सुनो, सोचो, बेल्ट की पुली ने, सॉरी पुली जो जिस पर बेल्ट यहाँ माउंट कर रखी है हमने, मोटर वाली बेल्ट, मोटर वाली पुली ने इस बेल्ट को नीचे की तरफ खींचा है, इसका मतलब इस शाफ्ट पर क्या कुछ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो बेल्ट वाली टेंशन है जो कि इसने क्रिएट की है, याद है ना T1 T2 प्रोड्यूस हुआ करते थे, तो ये जो इसने T1 T2 प्रोड्यूस किए हैं वो T1 T2 यहाँ पर भी तो आएंगे, याद है ना वो फिगर, ठीक है, वो T1 T2 जब यहाँ पर आएंगे तो क्या ये पुली इधर की तरफ नहीं जाएगी इसके साथ, याद है ना, वो पुली इधर की तरफ जाएगी अगर बीच में शाफ्ट ना लगी हो, मैंने पहले बोला था, अब वही शाफ्ट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, उस टाइम पर जो चीजें छोड़ी थी वो चीजें यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को ऐसे जला जाएगा अगर ये बेयरिंग ना लगी हो तो ठीक है, पुली का कोई मतलब ही नहीं रहता, बेल्ट का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि बियरिंग यहाँ लगी हुई है, इस वजह से जो इस पर ये टेंशन नीचे की तरफ लगा रहा होगा वो बियरिंग यहाँ पर सब्ज्यूम कर रही होगी। क्लियर है? यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट पर ट्विस्टिंग मोमेंट ही नहीं है, साथ में और क्या है, ये वाला, ये मतलब एक तरह से आप क्या बोल सकते हो उस पर, ट्रांसवर्स एक्सियल नहीं, शाफ्ट की ट्रांसवर्स डायरेक्शन है ना, जो ये आप T1 सोच रहे हो, T1 T2 सोच रहे हो, वो शाफ्ट की कौन सी वाली डायरेक्शन से है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, एक्सियल कब होता है, जब इस पर आप ऐसे फोर्सेस दिखाते हैं, समझ रहे हो, शाफ्ट की डायरेक्शन में ऐसे दिखाते हैं, वो हमारा एक्सियल होता है, अगर शाफ्ट की डायरेक्शन लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो वो क्या है मेरे, ट्रांसवर्स, तो ये ट्रांसवर्स फोर्स हो गया। अब गियर सोचो, मैंने इसीलिए दोनों चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, बेल्ट में आपको समझ में आ रहा है नीचे की तरफ लग रहे हैं, यहाँ गियर के बारे में सोचो जरा, गियर के बारे में किस तरह से फोर्स लग रहा होगा, गियर के बारे में सोच के बताओ। मैंने वहां पर कुछ चीजें बोली थी आपसे कि एक होता है FT, याद आ रहा है FT, है ना, FT क्या था, ट्रांसवर्स फोर्स कौन सी जगह पर, पिच पॉइंट पे, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये जो चीज थी आपको याद होगा शायद
ये मैंने बताया था, एक गियर है, ये रहा और ये रहा। तो Ft कहाँ प्रोड्यूस हुआ करता था? ऐसे वाला। जबकि रियल में कौन सी वाली वैल्यू थी? ये क्या था? Fn। बहुत बढ़िया। ये था Ft। एक और था Fr। बहुत बढ़िया। Fr क्या था? Fr क्या था? इसका ये वाला पार्ट रेडियल। अब ये रेडियल ही समझना है। Ft क्या कर रहा है? Ft तो उसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। Ft को हम यहाँ पर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं और कपल भी दे सकते हैं। बट ये Fr अब यहाँ नेग्लिजिबल मानूंगा नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कंडीशन क्या है? पावर ट्रांसमिशन की ही नहीं है। अब हमारे पास डिजाइन किसकी कर रहे हैं हम? शाफ्ट की। तो शाफ्ट के ऊपर इसको मैं नेग्लेक्ट मान सकता हूँ? नहीं। उस चैप्टर में इसलिए हमने नेग्लेक्ट मान लिया था क्योंकि वहां पर हम शाफ्ट की डिजाइन नहीं कर रहे थे। वहां शाफ्ट क्या थी? इनफाइनाइट कैपेसिटी की। हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी शाफ्ट की। हम वहां गियर की सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे। यहाँ हम शाफ्ट की डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो Fr हमारे लिए कंसिडरेबल होगा। कि पता लगा Fr की वैल्यू आ रही है और मटेरियल मैंने ऐसा ले लिया जो Fr को सब्ज्यूम ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? शाफ्ट टूट जाएगी। इसी वजह से हमें Fr की स्टडी यहाँ करनी होगी, क्योंकि ये इस शाफ्ट पर, शाफ्ट समझ में आ रही है? ऐसे आ रही है, तो ये इस शाफ्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। और कैसा लगा रहा है? यहाँ पर वो बेंडिंग सेंस में। क्यों बेंडिंग सेंस में? क्यों? क्योंकि दोनों साइडों में क्या चल रहा है माइंड में? सपोर्ट। और अगर सपोर्ट दोनों साइड में है और ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्ट है, मान लीजिए ऐसे, ये हमारे पास पर्टिकुलर पार्ट है ऐसे, ठीक है, ये सपोर्ट है यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर ये गियर बना हुआ है, Fr लग रहा है ऐसे। तो अब जरा सोचो अपने माइंड में, 90 डिग्री घुमाते रहना अपने माइंड को। अगर Fr ऐसे लग रहा है, डायरेक्शन दिख रही है ना, तो शाफ्ट पर Fr ऐसे जा रहा है। Fr अगर ऐसे जा रहा है तो ये चीज कैसी दिख गई? चैप्टर याद है? सोम में पढ़ा था। दोनों साइड में सपोर्ट और यहाँ पर एक ट्रांसवर्स फोर्स। किस में जाता था ये? बेंडिंग में या ट्विस्टिंग में? बेंडिंग में। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर एज्यूम करनी है। पूरी सोम का यूज होने वाला है इसके अंदर, ठीक है, ट्विस्टिंग का भी, बेंडिंग का भी, एक्सेल का भी, ठीक है। बट एक्सेल का सेंस इतना ज्यादा नहीं लेते हैं हम, ठीक है, हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। हाँ, अपोजिट Fr आएगा बिल्कुल। वो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंस समझाया था। इसके लिए कौन सा Fr, में यही पूछने वाला था, इस शाफ्ट के लिए कौन सा Fr, इस शाफ्ट के लिए अपवर्ड या डाउनवर्ड। और याद होगा आपको, मैंने गियर में ये भी समझाया था, मैंने वर्टिकल शाफ्ट, सॉरी वर्टिकल गियर बनाए थे और उसमें मैंने ये बताया था Fr फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गियर 1 एंड गियर 2। आप समझ में आ रहा है कि कितना रिवीजन जरूरी हो जाता है? अगर ऐसे ही छोड़ रहे हो तो ये सारी चीज जितनी भी माइंड में चल रही है मेरे, वो आपके माइंड में नहीं होंगी। जबकि ऐसा नहीं कि वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भी मेरे साथ ही पढ़ा है वो सब, ठीक है। तो प्लीज रिवीजन करते चलो, तभी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। और हाँ, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अब इन चीजों की। ये चीजें हो गई यहाँ से। फाइनली क्या समझ में आ रहा है? फाइनली ये समझ में आया कि एक शाफ्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग ही नहीं है, साथ ही यहाँ पर बेंडिंग सेंस भी आ रहा है। ट्रांसवर्स लोड आएगा तो क्या होगा? बेंडिंग सेंस, ठीक है, याद है ना वो चीजें? ट्रांसवर्स लोड है तो क्या होगा? बेंडिंग, ये वाली चीज। और ये कैसे हैं? ये पॉइंट फोर्सेस है, यूडीएल तो नहीं है, पॉइंट फोर्सेस है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। अब इसी चीज की हमें सिर्फ और सिर्फ डिजाइन करनी होती है। डिजाइन में क्या निकालना होता है? डिजाइन में क्या निकालना होता है? डिजाइन में क्या निकालना होता है? चलो कम से कम एमडी के लास्ट चैप्टर तक आप ये समझ जाओगे कि इसका आंसर हमेशा क्या देना होता है। डिजाइन में क्या निकालना होता है? लोड। फोर्थ चैप्टर पर आ गए, बट अभी भी आंसर लोड ही आ रहा है। लोड क्या होता है? लोड हमेशा गिवन होता है। लोड हमेशा गिवन होता है। लोड के बिना कभी भी डिजाइन हो ही नहीं सकती। मैंने हमेशा सोम में भी बोला, हमेशा मैंने इसमें भी बोला है, ठीक है। डिजाइन में हमें निकालना होता है डायमेंशंस। किसके बेसिस पर? गिवन लोड के बेसिस पर। लोड अगर दिया हुआ नहीं है, ऐसे ही डायमेंशन बना ली तो उस मशीन का क्या फायदा, ठीक है। डायमेंशन चाहिए हमें, लोड चाहिए छोटा सा, मतलब एक छोटे से फैन को घुमाना है, ठीक है। आप फैन को, छोटे से फैन को घुमाने के लिए जो ये खिलौने वगैरह में होता है, टॉयज में होते हैं वो छोटे छोटे मोटर, ठीक है, उनको बनाने के लिए इतना बड़ा मोटर ले लिया, क्या फायदा, ठीक है। उसके लिए सिर्फ इतनी ही मोटर की जरूरत है ना, इतनी पतली शाफ्ट की जरूरत है ना, जरूरत क्यों है फिर आपको इतने बड़े डायर की? तो पहले आपको लोड गिवन होता है, तो लोड गिवन होगा और डायमेंशन हमें निकालनी होगी। कौन से डायमेंशन की बात करोगे? शाफ्ट में कौन से डायमेंशन की बात करोगे? आउटकम क्या होगा आपके माइंड में? शाफ्ट कैसी होती है? इसलिए कहा सोम हमेशा याद रखना, डाया। क्यों? क्योंकि शाफ्ट कैसी होती है? सर्कुलर या रेक्टेंगुलर? सर्कुलर। क्यों सर्कुलर बेस्ट होती है? ये भी बताया हुआ है, क्योंकि जो बल्जिंग वाला ये फिगर याद है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ये चीज याद है ना? तो ये चीज, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखो कि जो हमारे पास ट्विस्टिंग,
जो ट्विस्टिंग होती है यहाँ पर बल्जिंग ज्यादा हो जाती है, इसलिए प्लेन जो रेक्टेंगुलर वाला होता है उसे हम नहीं लेते हैं शाफ्ट के अंदर। शाफ्ट में क्या लेते हैं? सर्कुलर, क्योंकि हर एक क्रॉस सेक्शन, हर एक फाइबर पर क्या होगा, एक क्रॉस सेक्शन में एक हर एक फाइबर पर सेम होगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, इस वजह से सर्कुलर ली जाती है। तो हमारे लिए मेन मोटो क्या हो गया इस चैप्टर का? इस चैप्टर का मेन मोटो हो गया डायमीटर को निकालना, क्योंकि हर एक चैप्टर का पहले आपको मोटो समझ में आना चाहिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है यहाँ का? डायमीटर निकालना। किसके बेसिस पर? लोड के बेसिस पर। यहाँ लोड क्या होते हैं, इसीलिए कभी भी लोड में ना फोर्स मत समझा करो। मैंने हमेशा सो में यही बोला है, फोर्स नहीं है वो, फोर्स के साथ में क्या है हमारा? कपल भी है ना, कपल और फोर्स, दैट इज द लोड। तो यहाँ हमारे पास कपल कौन से हैं? मतलब जो ट्विस्टिंग या बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, क्लियर? तो अब डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे उस पर चलते हैं। डिजाइन के लिए क्या क्या स्टेप है, उसी फिगर को मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है। ठीक है, इसके हिसाब से सबसे पहले क्या? स्टेप 1, डिटरमाइन द टॉर्क एट वेरियस लोकेशन। ठीक है, ऑन द शाफ्ट वेयर पुलीज एंड गियर्स आर माउंटेड। ठीक है, पुलीज एंड गियर्स जहां जहां लगे हुए हैं इस पूरी शाफ्ट पर, ठीक है, उनके बेसिस पर आप टीपी एंड टीक्यू बताओ। टी क्या है? टॉर्क। ये टी हमने अभी क्या माना हुआ है? टॉर्क। टीपी मतलब पी पर टॉर्क, और क्यू पर टॉर्क कितना आ रहा है। ठीक है, पी पर टॉर्क कितना है और क्यू पर टॉर्क कितना आ रहा है। तो ये जो टीपी एंड टीक्यू हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये टीपी एंड टीक्यू जो लेके चल रहे हैं वो टॉर्क हमारे अलग अलग होंगे या एक होंगे? अब मुझे ये और बताओ। अब देखते हैं आप कहाँ तक सोम से रिलेट करते हो इस चीज को। ये शाफ्ट एक है ना, ये बियरिंग है ना, ठीक है, और ये हमारे पास दो चीजें हैं। तो ये बताइए टीपी एंड टीक्यू क्या होंगे? बराबर होंगे या नहीं होंगे? पहले ये सोचिए, बराबर होंगे क्यों? एक ही शाफ्ट में अगर एक ही शाफ्ट पे आप टीपी चेंज कर दोगे टीक्यू के तो क्या होगा? इम्बैलेंस। ठीक है, जर्क जर्क, और या फिर शाफ्ट क्या है? बिल्कुल ऐसे रोटेट करती हुई चल रही है। आप समझ रहे हो? मतलब हमेशा क्या होता है, जब भी इसमें रोटेशन आना होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टीक्यू थोड़ी लग रहा है। ठीक है, टीपी एंड टीक्यू मतलब पूरी एक शाफ्ट पर जो रोटेशन है, जो टॉर्क है एक शाफ्ट पर, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। अगर एक शाफ्ट है, लिंक नहीं कर रखा उसे आपने एक गियर के हेल्प से दूसरे शाफ्ट पर, नहीं, एक शाफ्ट है तो उस शाफ्ट पर हमेशा टॉर्क जो है वो सेम होता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है? अगर वो टॉर्क हमारा अलग अलग हो गया तो वो जो शाफ्ट है वो तो शाफ्ट यहाँ पर काम ही नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि जो इसमें यहाँ वाले पॉइंट पर टॉर्क होगा वही टॉर्क हमारा इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, चाहे तो इसे P इक्वल टू टी ओमेगा से भी आप लेके चल सकते हो, P इक्वल टू टी ओमेगा से भी लेके चल सकते हो। जो यहाँ का टॉर्क मान लीजिए, यहाँ का एक 1000 आरपीएम मान लो, ठीक है, 1000 आरपीएम, तो यहाँ का कुछ टॉर्क, ठीक है, वही टॉर्क इससे जब कैलकुलेट करोगे टी ओमेगा से, ठीक है, तो यहाँ का ओमेगा कुछ, यहाँ का एक टॉर्क आ गया टीपी या T2, है ना, वही टीपी या T2 यहाँ पर आ रहा होगा। ओमेगा भी यहाँ पर वही आ रहा होगा, T2 और टीबी यहाँ पर वही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है? P4P एंड P4Q दोनों क्या है? सेम। और साथ ही क्या है यहाँ का? ओमेगा P बराबर है ओमेगा Q। क्यों? क्योंकि शाफ्ट एक ही है तो रोटेशन भी एक होगा। सो क्या हो जाएगा? TP इक्वल टू, क्लियर हो रहा है ये चीजें? सेंस समझ में आ रहा है? अगर पावर ही आपकी यहाँ और यहाँ अलग होगी तो शाफ्ट का मतलब ही क्या है? ठीक है, सिर्फ एक ही शाफ्ट का ना, ये बीच में कोई एंगेजमेंट नहीं है ना। ठीक है, इस शाफ्ट की और इस शाफ्ट की टॉर्क चेंज हो सकती है, समझ रहे हो ना मैं सेंस? एक शाफ्ट से दूसरी पैरेलल शाफ्ट की टॉर्क सेम अलग हो सकती है क्योंकि वहां पर ओमेगा अलग हो सकता है। बात क्लियर है? ठीक, तो ये चीज है ना, मुझे इस पर फोकस करना है, मुझे इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे आप? टीपी एंड टीक्यू निकाल लेंगे। कहाँ से निकालोगे? इसके हिसाब से, पावर के हिसाब से निकाल सकते हो। इसका आपको ओमेगा दे रखा है मान लो, है ना, ओमेगा पी दे रखा है, तो ओमेगा पी मतलब एनपी दे रखा है, रोटेशन फॉर द पी, रोटेशन फॉर द पी दे रखा है। तो टीपी या टीक्यू क्या हो जाएगा? टीपी या टीक्यू क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या होता है? P इंटू 60 बाई 2 पाई एन। कहाँ से? यहाँ से। पावर इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एन टी बाई 60। ठीक है, तो यहाँ से T क्या हो जाएगा? P इंटू 60 बाई 2 पाई एन। समझ में आ रहा है ना? P क्या है? P है पावर, जो कि हर जगह सेम चलती हुई चल रही है, स्लिप हमने 0 मान रखी है एग्जाम्पल के तौर पर। 60 बाई 2 पाई एन, एन किसका है? इसका।
ऐसे ही एन इसका भी सेम रहेगा, तो यहाँ पर जो हमारी टॉर्क है वो भी क्या होंगी, सेम। तो इस फॉर्मूले से या तो आपको गिवन होगा पी, या तो गिवन होगा पी और एन, दो चीजें, या फिर गिवन होगा इस बेल्ट के हिसाब से T1 और T2। T1 T2 याद है? T1 T2 बेल्ट में क्या हुआ करते थे, टॉर्क हुआ करते थे या कुछ और? टेंशन। वेरी गुड। T1 एंड T2 पता होंगे आपको, T1 T2 पता होंगे, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, टॉर्क। याद है T1 माइनस T2 इंटू आर, दैट इज द टॉर्क। ठीक है, तो वो चीज हम डायरेक्टली ले सकते हैं बेल्ट में, वो मैंने क्वेश्चन में रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेप समझा रहा हूँ। एक स्टेप ये हो गया, पावर की हेल्प से टॉर्क निकाल लिया, मतलब यहाँ तक क्या है, ये है डिटरमाइंड टॉर्क। वो टॉर्क आप पावर से निकाल सकते हैं, वो टॉर्क आप बेल्ट की हेल्प से, टेंशन से निकाल सकते हैं। वो चीजें मैंने क्वेश्चन में रखी। आगे ये स्टेप यहाँ तक हुआ। सेकंड स्टेप क्या है, ड्रॉ द टीएमडी विद द हेल्प ऑफ आवर टॉर्क वैल्यूज। टीएमडी क्या होता है, मैंने सोम में बताया था, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम क्या, बीएमडी क्या था, बीएमडी तो आपको याद होगा, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम बीम को ऐसे देख रहे होते थे, है ना, ऐसे देख रहे हैं, तो इसका बीएमडी कैसा बनता था, याद है? इसका बीएमडी, दिस इज द पॉइंट लोड्स, पॉइंट लोड्स, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है। टेबल भूल चुके हो जो समझाई थी, टेबल याद है? टेबल बनवाई थी एक, टेबल में क्या था, अगर इन दोनों के बीच में जरा सा भी, इन दोनों के बीच में जरा सा भी फोर्स नहीं है, ये दोनों पॉइंट फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर एसएफ कैसा जाता है, इन दोनों के बीच में एसएफ कैसा जाता है, लीनियर, कांस्टेंट, बेसिकली उसे कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर तो हमारा बीएम हो जाएगा, ये चीज क्या थी हमारी, कांस्टेंट। उसके बाद ये जो पॉइंट फोर्स है, इस पॉइंट फोर्स के हिसाब से वर्टिकल फोर्स, ये एसएफ है, ये मेरा एसएफडी है। उसके बाद यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो कांस्टेंट, और ये यहाँ पर जो वैल्यू है ये, क्योंकि ये अगर W है तो ये W/2 एंड W/2, अगर L/2 के हिसाब से, सो W/2 एंड W/2, और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज द एसएफ। वो टेबल में याद करो, जब कुछ नहीं था तो क्या निकाला था हमने, कांस्टेंट, और इधर बीएम क्या आया था, 1 डिग्री हायर, x की पावर 0 से समझाया था, ये चीज x की पावर 0 है तो अगली बारी क्या होगी, x की पावर 1। अब कहोगे यार सोम कितने दिन हो गए पढ़े हुए, तो प्लीज जिन्होंने सोम पढ़ ली है वो सोम याद करो, एमडी सोम के बिना अच्छे से नहीं समझ में आएगी, है ना। अगर समझ में आएगी तो ये चीजें आप ऐसे सोच के चलो कि यार ये सोम हो गया, ये सोम हो गया, हर जगह सोम सोम लिखते चलो, ठीक है, जिससे कि आपको ये तो याद रहे कि हाँ एमडी भी पढ़ ली हमने, और सोम से रिवाइज करते हुए सोम के कॉन्सेप्ट याद करके एमडी भी कंप्लीट हो गई। ठीक, उसके बाद इसका बीएमडी क्या था, बीएमडी था यहाँ पर, अगर ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो ये कांस्टेंट और ये लीनियर, है ना। और लीनियर ये प्लस में क्यों आता था, ये भी चीज समझाई थी, ये प्लस में क्यों आया, क्योंकि ये एसएफ क्या है, प्लस, यहाँ पर ये एसएफ क्या है, माइनस। सो इसी पॉइंट से रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस से ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस, तो ऑब्वियस है ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती थी, ये वैल्यू, और बता दो। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर ये वैल्यू से भूल रहे हो तो कर दी ना गलती, WL/2 का भी ऑप्शन मिलेगा, WL/4। ठीक है, ये था हमारे पास ये। ठीक है, प्लीज प्लीज इस पर फोकस करो। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता हूँ फिर इसी के साथ, अगर यूडीएल लगा हुआ है और ये रहा, अब इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताओ। पहले तो बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ बताओ कैसा जाता है इसका। हाँ, इसका एसएफ कैसा जाता है, एसएफ जाएगा लीनियर, ऐसा बीएम कैसा जाएगा, सेमी सर्कुलर, बट उसे सर्कुलर नहीं बोलते हैं क्योंकि उसमें दोनों ही क्या होती है, पैराबोला। पर ग्राफ सही है, आप माइंड में यही चल रहा होगा। ठीक है, ये चीज मैक्सिमम वैल्यू बताओ, WL²/8, बहुत बढ़िया, है ना। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीजों से। ठीक है, चलो, यहाँ की तो बात हम नहीं कर रहे थे, हमें बात करनी थी इसकी, बट हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर लग रहा है, पॉइंट फोर्स वाला। तो पॉइंट फोर्स में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आप ड्रॉ द टीएमडी विद द हेल्प ऑफ आवर टॉर्क। अभी तो ये टीएमडी है, ये बीएमडी से रिलेट करते हुए समझाना चाह रहा था, तो ये तो बीएमडी समझाया था मैंने। टीएमडी क्या था, टॉर्जन में समझाया था। टॉर्जन में क्या समझाया था कि अगर एक बॉडी ऐसी है, शाफ्ट ऐसी बनाई थी, याद करो, इधर टी लगाया था, इधर अपोजिट टी लगाया था, अब लेंथ वाइज टीएमडी पूछा था आपसे, तो क्या बताया था आपने आंसर, ये बताया था या नहीं। यहां पर भी टी और यहां पर भी टी, बीच में क्या है, टी आर, ट्विस्टिंग रेजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, वो रेजिस्टिंग मोमेंट क्या थे, हर पॉइंट पर सेम, क्योंकि यहां से यहां तक कोई भी चीज नहीं थी, तो एक भी पॉइंट यहां पर लेते आप तो हर जगह क्या मिलता है आपको, टी ही इधर
और टी ही इधर, हर जगह इक्विलिब्रियम में था। तो कितना मैग्नीट्यूड था, सेम मैग्नीट्यूड था। जैसे कि इस वाले का फिगर याद होगा, दिस इज द प्योर मोमेंट, प्योर बेंडिंग मोमेंट, याद है इसका कैसा हुआ करता था, ऐसा कांस्टेंट। ऐसे यहाँ पर क्या है, प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट, इसके अलावा तो कुछ नहीं लग रहा ना। अगर ये प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट है दो चीजें, तो कैसा जाएगा, ऐसा। यहाँ पर क्या कंडीशन बन के आ रही है, टीपी बराबर टी क्यू, इसका मतलब क्या है, ये प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट। भाई यहाँ इस लेंथ के बीच में ये क्या है, टीपी बराबर टी क्यू। अच्छा एक चीज और बताओ, इसके और इसके बीच में टी कितना होगा, टॉर्क, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में टॉर्क कितना होगा, जो रेजिस्टिंग टॉर्क है, बेसिकली रेजिस्टिंग टॉर्क टीपी होगा। सोचो जरा, इसका मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं, समझिएगा। ये चीजें तो मैं हटा सकता हूँ क्योंकि ये चीज तो आपको पता है ना, बस रिलेट कर रहा था। बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि सोम की सबसे पहली क्लास में मैंने हमेशा यही समझाया आपको, क्या कि जब भी एक चीज फ्री हो तो वहां स्ट्रेसेस डेवलप ही नहीं होती, रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं होता। अब जरा सोचिएगा, इसके और इसके बीच में तो ठीक है, मटेरियल के बीच में यहाँ पर टॉर्क आता, यहाँ पर टॉर्क आया था, बट इसके और बियरिंग के बीच में कभी टॉर्क होगा? बियरिंग क्या किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रही है? नहीं, बियरिंग तो एक तरह से अपने ऊपर क्या कर रही है, लुब्रिकेशन करके उसे रोटेट ही करा रही है, उसे कोई बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रही है। एक तरह से फ्री एंड है, ये क्या है, फ्री एंड है, बस वो फ्री एंड हमारा वेट की वजह से गिर ना जाए, इसलिए हम बियरिंग यूज करते हैं। ठीक है, बियरिंग समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये जो बियरिंग है, इस बियरिंग में क्या है, ये फ्रीली रोटेट कर रहा है, इस बियरिंग में फ्रीली रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर इससे इस वाले पार्ट के बीच में ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो। रेजिस्टिंग वाला भाई, एक्सटर्नली, दिस इज द, मैंने हमेशा बोला है, बीएमडी किसका होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसका होता है, रेजिस्टिंग का या फिर एक्सटर्नल का, रेजिस्टिंग का। ऐसे ही टीएमडी किसका होगा, रेजिस्टिंग का। तो रेजिस्टिंग मतलब जो शाफ्ट के अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या फील कर रहे हैं, तो वो क्या फील कर रहे होंगे इस केस में, यहाँ पर देखो, दिस इज द टीएमडी, इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया बी, ये हो गया पी और क्यू। तो अब बताइए मुझे, ए बी पी और क्यू, कैसा ग्राफ बन के आ जाएगा टीएमडी का, क्या ये बनेगा, आंसर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, टी आर, ये बेसिकली रेजिस्टिंग मोमेंट होते हैं, टी आर। ठीक है, ये टी आर कहाँ से कहाँ तक, रेजिस्टिंग, ऐसे लिख दो इसे, रेजिस्टिंग। तो पी क्यू के बीच में रहेगा बस ये टीपी या टी क्यू, और दोनों हैं ये बराबर। ठीक है, जबकि इसके बीच में क्या हो गया, जीरो, जीरो, यहाँ पर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये दोनों ही हमारी क्या है, फ्री है। ठीक, यहाँ तक हो गया, हमारा ये पर्पस निकल के आया। अब हमारे लिए जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कौन कौन से हो गए, पी और क्यू के बीच में। बात समझ में आ रही है, पी और क्यू के बीच में हमारे क्रिटिकल सेक्शन है ट्विस्टिंग के सेंस में। ठीक है, बट क्या इस पर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग है, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा पेशेंस धरना। मैंने आपसे जैसे गियर में समझाया था वैसे ही चीजों को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, टॉर्क निकालना। सेकंड स्टेप क्या हो गया, टीएमडी बनाना। पता लग गया कौन सी क्रिटिकल है ट्विस्टिंग में, चीजें याद रखना, एक है ट्विस्टिंग और एक है बेंडिंग। तो अभी हमने ट्विस्टिंग कंप्लीट किया, ट्विस्टिंग में कौन सी क्रिटिकल है, पी और क्यू के बीच का पार्ट। बाकी ये तो सेफ, ये सेफ, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमेशा सेफ लेके चलना होता है डिजाइन के हिसाब से। अब चलते हैं सेकंड स्टेप, मतलब यहां से ये तो ट्विस्टिंग वाला हो गया, अब नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब इस चीज को समझो, एफवीडी फॉर द पुलीज एंड गियर्स। ठीक है, अब हमें क्या लेके चलना होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। तब हमारा डिजाइन होगा फिर बेयरिंग के उस सेंस में कि प्रैक्टिकली लेके, कुछ प्रैक्टिकली लेके मतलब कि उस बेयरिंग को हम थोड़ा सा वैसा समझेंगे, बट वो क्या है, फिर वो उस चीज को रोक रही है, ट्विस्टिंग में रोक रही है, एसेंट्रिक लोडिंग दे रही है। फिर इसी को हम बोलते हैं फटीग, और हम यहाँ पर फैक्टर्स लेके चलते हैं ट्विस्टिंग के भी, के टी, इसको हम बोलते हैं के टी। ये मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी जो आप कह रहे हो ना उस चीज को हम के टी लेके चलते हैं। ठीक है, चलो, एवरीडे फॉर द पुलिस एंड गियर। अब देखो, आपने ट्विस्टिंग को समझ लिया कि ट्विस्टिंग ऐसे ऐसे आ रही है, टॉर्क की वजह से ट्विस्टिंग आ रही होगी, टीएमडी आ रहा होगा शाफ्ट के लिए, बट इस पर और चीजें भी लग रही थी, जिसे हमने बोला था बेल्ट, बेल्ट की टेंशंस, है ना। तो बेल्ट की टेंशंस किधर की ओर लेके जा रही है, मेरा फ्रंट व्यू है ना, इसका मतलब नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर मैंने एफबीडी फॉर पुलिस, पहले वाला पुली वाला है हिसाब, दूसरा वाला गियर वाला है। ठीक है, तो पुली के लिए देखा तो वर्टिकल बेल्ट ड्राइव, ये कैसी है मेरी, वर्टिकल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वर्टिकल है, सामने रखे ना आपके सामने ही, ये वर्टिकल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती तो ऐसे होती, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल दिखा दूं कैसे होगी, कौन सी वाली की स्टडी करनी है, ऊपर वाली की, कहाँ से, सॉरी, कहाँ से देखो, इस साइड से देख लो,
ठीक है, ये वाली चीज इस साइड से देख रहे हो, सारी फिगर नहीं बनाऊंगा, नीचे वाला फिगर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को ऐसे दिखाया, कोई दिक्कत? ठीक है, ये पुली इधर से देखने पर ऐसी दिखेगी, बेल्ट लेके चला जाऊं इसके ऊपर से, है ना। अब मुझे थीटा वगैरह के बारे में बात नहीं करनी, वो चीजें मैंने उस चैप्टर में अच्छे से बात कर ली है ना, कि थीटा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ये रैपिंग कर रखी है कुछ ऐसे, बात ठीक है, दिख रहा है साहब। अब बताइए, इसमें एक साइड होगी टेंशन ज्यादा वाली, एक होगी टाइट साइड, एक होगी स्लैक साइड, याद है। तो मैंने इस साइड को मान लीजिए टाइट साइड, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इधर उधर कौन सा, बस मैं T1 और T2 का सेंस लेके चल रहा हूँ, मेन चीज ये है। T2 क्या होती है जनरली, हम कैसे मान के चलते हैं, छोटी, T1 बड़ी होगी, 100%, एक टाइट होगी एक स्लैक होगी। तो अब बताइए मुझे, अगर मैं वर्टिकल बेल्ट ड्राइव की इस केस में बात कर रहा हूँ, तो मेरा टॉर्क ये भी निकल सकता है ना। अगर मैं इसको क्वेश्चन में यूज करूंगा आगे, टॉर्क की बात करूं, तो टॉर्क क्या निकलेगा यहाँ पर, याद है कुछ? T1 माइनस T2 मैंने वहां पर सॉल्व करवाया था, T1 माइनस T2 इंटू आर, ठीक है, ये आर ऑफ द पुली, ये था हमारा टॉर्क। अगर क्वेश्चन में आपको पावर ना दे रखी हो, ऐसे निकालना हो, तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक रिलेशन ये बनेगा, ठीक है, टॉर्क निकालने के लिए एक रिलेशन यहाँ से बन रहा है, एक रिलेशन कहाँ से बनेगा, T1 बाई T2, T1 T2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या दे रखा होगा, T1 बाई T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, याद है। तो आपको म्यू पता होगा, थीटा पता होगा, वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये चीज तो होगी पिछली वाले के लिए, अगर टॉर्क आपको नहीं पता है तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। मेरा पर्पस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दिखाना है कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, T1 प्लस T2। ये चीज भी मैंने लास्ट उसमें बेल्ट में दिखाई हुई थी आपको, कि ये काम होता है शाफ्ट के लिए, क्या T1 प्लस T2 ये लग रहा है, तो शाफ्ट पर क्या लगेगा, इसके अपोजिट सपोर्ट पर रिएक्शंस, है ना। T1 प्लस T2 कैसे लेके जा रहे हैं, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा फोर्सेस का, क्लियर है ना, सपोर्ट फोर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो ये हो गया यहाँ पर जो ग्रीन इससे दिखाया है मैंने, T1 प्लस T2, ये तो हो गया वर्टिकल बेल्ट का। अगर हॉरिजॉन्टल बेल्ट है तो, यहाँ हॉरिजॉन्टल बेल्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल बेल्ट अगर हो तो कैसे जाएगी पुली, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर मान लीजिए T1 एंड T2, तो अब क्या है, T1 और T2 के सेंस में ये चीज जा रही होगी ऐसे, समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल बेल्ट है। अगर ये चीज ऐसे ना लग के इसके ऐसे साइड लगी होती, समझ रहे हो, यहाँ से बेल्टिंग ऐसे होती, मतलब ये जो पुली, ये लाइन शाफ्ट है, इसमें शाफ्ट ऐसे बेल्ट पुली होती, ठीक है। तो हम फिर देखते क्या, उसका हॉरिजॉन्टल वाला इफेक्ट। अभी कैसे देख रहे हैं हम, वर्टिकल वाला इफेक्ट, किसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर। हमेशा अपने आप को क्या मानोगे, शाफ्ट, इस चैप्टर में, क्लियर। तो ये चीज हमें दिखेगी, ठीक है। रिएक्शन की बात अभी करूंगा, पहले इनकी छोटी छोटी फिगर बना दो जिससे कि दिक्कत ना रहे। अब गियर की बात कर ली, गियर में वर्टिकल गियर ड्राइव, वर्टिकल गियर ड्राइव से मैंने उस चैप्टर में आपको समझाया था क्या, ये हमारे पास कौन सा ड्राइव गियर है, ये वाला ऊपर वाला, है ना। तो इस गियर पर नीचे वाले की वजह से, समझो अब इस चीज को, नीचे वाले की वजह से, भले से वो मशीन है, पावर उस पर ट्रांसमिट हो रही है, बट उस पावर की वजह से जो उसकी इनर्शिया है, उसने तो उसका अपोज किया था ना रोटेशन का, याद होगा आपको, मैंने समझाया भी था। तो ये जो रोटेशन का अपोज कर रहा है, उसकी वजह से इस पर FR किधर की ओर लग रहा होगा। पहले इसके टूथ सोचो, इस पर टूथ ऐसा था, इस पर टूथ ऐसा था, इसने नीचे वाले को घुमाया था। मैं यहाँ पर नीचे वाले का फिगर भी बना देता हूँ थोड़ा सा। इसने इस वाले नीचे वाले गियर को घुमाया था FN देख के, समझ रहे हो। ये ऊपर वाला है, जब शाफ्ट ये घूमेगी तब ये घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा तो ये इसे घुमाएगा। तो नीचे वाले को घुमाने के लिए ये टूथ इस पर FN लगा रहा होगा, ठीक है। इसी FN का एक पार्ट क्या आया था, FT, और एक पार्ट क्या आया था, FR, है ना। तो ये इस पर FR लगा रहा था। अब मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि इसे गियर मान लो, सॉरी इसे गियर 1, ऐसे G1, इसे G2 मान लो। तो अब जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, G1 की वजह से G2 पर क्या लग रहा था, FN इधर की ओर, FR नीचे की तरफ, FT इधर की ओर, जिससे कि ये रोटेट कर रहा था। बट हमारी शाफ्ट कहाँ है, ये रही, हमारी शाफ्ट किस पर है, 1 पर, ठीक है। तो हमें 1 पर सोचना है, तो 1 पर क्या क्या लग रहा होगा, 1 पर सोचो, 1 पर क्या लग रहा होगा, FN अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, FN अपोजिट डायरेक्शन में, साथ ही FR ऊपर की तरफ, और साथ ही FT ऐसे। ये चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है ना। हमारी ये वाली चीज है ना एनालिसिस करने के लिए, कि इस पर क्या है, जैसे कि ये वाली चीज है कि इस पर क्या है,
है ना, इसके द्वारा क्या लग रहा है वो नहीं देख रहे, इस पर क्या लग रहा है वो देख रहे। ऐसे ही इस गियर पर क्या लग रहा है वो देखना है, इसके द्वारा क्या लग रहा है वो मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां तक बात हो गई। ठीक है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल गियर ड्राइव में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये गियर यहाँ होता और इसके इधर की तरफ मशीन लगा देता तब क्या होता, ये गियर यहाँ है, रोटेशन मान लीजिए ऐसे कर रहा था, इधर से देखने पर रोटेशन ये ऐसे कर रहा है, तो इस पर क्या होगा, एफ एन किधर की ओर होगा, एफ आर किधर की ओर होगा। ठीक है, ये वाली चीजें कैसी होंगी, ऐसे, एफ एन ऐसे, एफ आर ऐसे, एफ टी ऐसे। बात क्लियर है, ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही है ना, बस यही, इसीलिए मैंने अलग अलग ये चीजें लिखी हैं जिससे कि सारी चीजें एकदम क्लियर होती चले। ठीक है, यहाँ ठीक, ये हो गया हमारा स्टेप थर्ड। यहाँ तक ये चीजें बना ली। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल पूछ लिया तो हॉरिजॉन्टल, मैंने आपसे कहा कि ये आपके एग्जाम का छोटा छोटा पार्ट है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि कौन सी वाली चीज इस पर लग रही होगी। ठीक है, बेल्ट ड्राइव में कौन सी वाली फोर्सेस यहाँ पर लग रही होंगी, T1 और T2 की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, वो चीजें वहां से आ सकती है। नेक्स्ट है ड्रॉ द वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। अब जो हमने डायग्राम बना लिए थे उनको कंप्लीट बनाओ। किसके सेंस में, जो हमने अभी समझा, अगर वर्टिकल गियर ड्राइव है तो वर्टिकल के सेंस में, अगर हॉरिजॉन्टल गियर ड्राइव है तो हॉरिजॉन्टल के सेंस में। पहले मैंने कौन सा पूछा है आपसे, वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। वर्टिकल लोडिंग डायग्राम को आप कैसे दिखाओगे, आप, आपके पास सेटअप ये था ना, आप सामने से देख रहे थे, व्यू बस इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। आप सामने से देख रहे हो, ये चीज ऐसी दिख रही है, ये रही, क्लियर। ठीक है, इसका वर्टिकल डायग्राम ही तो दिखेगा ना इस वाले प्लेन में, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में आप जो दिखाओगे वो वर्टिकल डायग्राम है ना, तो ये क्या है मेरे, वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। ठीक है, ये ले लो C1, ये ले लो C2। ठीक है, ये हमारी बेसिकली बियरिंग है। ठीक है, या B1 और B2, तो उसमें ये वाला पॉइंट कैसा होगा, ये जो फोर्सेस है, पहले फोर्सेस लगाओ एक्सटर्नल, कौन कौन से लगाओगे, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, तो बताएगा वर्टिकल वाली ये वैल्यू क्या होगी जो इस शाफ्ट पर लग रही होगी, T1 प्लस T2। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है या नहीं है। ये ऊपर से दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से ही लग रही है ना, जो आपने सेंस समझा था नीचे की तरफ जाता हुआ, वही सेंस मेरा इस बॉडी के ऊपर है, क्योंकि ये जो बॉडी हो जाती है ये क्या हो जाती है, एक लाइन हो जाती है, और किसके साथ, सेल्फ वेट जीरो के साथ, याद है। सोम सेल्फ वेट जीरो, एक लाइन हो गई, इसके ऊपर आप चाहे ऐसे फोर्स दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, काम तो एक ही। ठीक है, बात क्लियर है। T1 प्लस T2। अब ये बताइए इसमें वर्टिकल फोर्स कौन सा, ठीक है, एफ आर, एफ टी नहीं एफ आर, क्लियर हो रहा है। तो एफ आर किधर की ओर, इस पर ये और बताओ, एफ आर किधर की ओर, एफ आर किधर की ओर, ऊपर या नीचे की तरफ, सोच के बताओ। देखो यहाँ पर आपने T1 प्लस T2 नीचे की तरफ बताया, क्यों बताया, क्योंकि आप अपने आप को माइंड को रखो और यहाँ जाके इनको खींचना शुरू कर दो। यहाँ जाके आपने क्या किया, इसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, तभी तो ये शाफ्ट पर कैसे लगा रहे हैं, नीचे की फोर्स। और जब यहाँ पर आप बैठे हो तो ये बेसिकली गियर एफ आर किधर की ओर लगाएगा, इस पर, ऊपर वाले पर, ऊपर की ओर ना, अपोज करता है ना उस चीज का। ठीक है, तो हमें उस गियर पर सोचना है, ऐसे ही इस पुली पर सोचना है इसका इफेक्ट बेल्ट का, ऐसे ही इस गियर पर सोचना है इस वाले का इफेक्ट। तो कैसा है वो, एफ आर ऊपर की ओर। देखो कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, एफ आर। अब ये कुछ भी वैल्यू हो, वो मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, किसकी वैल्यू, अगर मैं वेट को और कंसिडर करूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर पुली का वेट भी कंसिडर करूं तो प्लस डब्ल्यू, और अगर इसमें कंसिडर करूं तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर एफ आर बड़ा है तो एफ आर माइनस डब्ल्यू कर दो। ठीक है, या फिर मैं एक सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब डिपेंड करेगा, डब्ल्यू बड़ा है तो डब्ल्यू माइनस एफ आर हो जाएगा, नेट नीचे की तरफ, अगर एफ आर बड़ा है तो एफ आर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, नेट ऊपर की तरफ, है कि नहीं। बस ये चीज समझा रहा था, क्लियर है। अगर डब्ल्यू दे रखा है तो गियर का वेट दे रखा है तो शाफ्ट का वेट कभी एज्यूम नहीं होगा, अगर जिसके डिजाइन करते हैं उसका वेट कभी भी नहीं मानते, जिसकी डिजाइन कर रहे हैं उस पर जितने लोड लग रहे हैं उनका वेट आप मान सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये जो चीज है, मान लीजिए यहाँ पर नेट फोर्स नीचे की तरफ आ गए डब्ल्यू को लेके, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ ये फोर्स हो गया, इसको मैंने बोल दिया, सॉरी, इसको मैंने बोल दिया रिएक्शन। ये रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी, दिस इज द RC1, कैसा, वर्टिकल, वर्टिकल एक्स वाई प्लेन, RC1V, और ये क्या हो गया मेरा, RC2V। बात क्लियर है, ये फिगर बन के आ गया।
अब ये देखो, ये क्या कोई टफ फिगर है? अगर आपने बीएमडी एसएफडी पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो आपका बहुत इजी फिगर है, कोई टफ वाली बात ही नहीं है इसमें। इसका एसएफडी बीएमडी बना सकते हो, सॉरी बीएमडी ही जरूरत है हमें, बीएमडी बना सकते हो। क्यों मैं बीएमडी बना रहा हूँ? चैप्टर 3 का मोटो याद है जो हम सोम में पढ़ते थे बीएमडी, उसका मोटो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? वो क्रॉस सेक्शन क्रिटिकल वाला निकालना जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो। वो कहां से निकलता था? वो निकलता था बीएमडी प्लॉट करने से। आप ये बता सकते हो इसमें कहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा? नहीं ना, आपको पहले क्या करना होगा, इसका बीएमडी प्लॉट। तो ये किसका बीएमडी है? ये है वर्टिकल लोडिंग का बीएमडी। ठीक है, कैसे निकल जाएगा? ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो भी ये चीजें होंगी। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने कुछ ऐसा मान लिया, अभी ये वैल्यूज तो आपको पता नहीं है, तो मैंने कुछ ऐसा मान लिया, इसका बीएमडी आ गया ये। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो गया अभी के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से? दिस इज द इजी, ये एग्जाम्पल है, इसे वैल्यूज मत मान लेना। तो ये हो गया, मान लीजिए ये पी पॉइंट इज द क्रिटिकल। ठीक है, पी पॉइंट क्रिटिकल हो गया। यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट है वो एम पी क्या हो गया, ज्यादा हो गया एम क्यू से, एम क्यू से। बट ये कौन सा है? ये वर्टिकल वाला। अभी ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? वर्टिकल वाला। क्लियर है? ये वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में बीएमडी है। बट क्या ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग में ही चल रहा है? मैकेनिकल स्टूडेंट को ये सारी चीजें अपने माइंड में रखनी होती हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा कि ये सोच रहे हो कि बहुत ही इजी हो जाती है मशीन डिजाइन। आपको ये भी सोचना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ यही नहीं सोचना, आपको हॉरिजॉन्टल भी सोचना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? पहले हमने क्या किया, वर्टिकल लोडिंग डायग्राम और वर्टिकल बीएमडी। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम एंड हॉरिजॉन्टल बीएमडी। बात क्लियर हो रही है? हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम कैसे? अभी इस पर तो जो इफेक्ट आ रहे हैं वो कौन सा आएगा? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले में कौन सा आएगा? सोचो जरा, गियर का, क्योंकि वर्टिकल वाली चीजें तो इस पर चली गई हैं, यहाँ पर तो वर्टिकल का ही इफेक्ट है, हॉरिजॉन्टल का तो इफेक्ट होता ही नहीं बेल्ट में। याद करो भाई, है कि नहीं? बेल्ट में हॉरिजॉन्टल वाला कोई फिगर होगा? यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, मतलब बेल्ट को आप कभी ऐसे खींचते हो? अगर ये चीज बेल्ट ऐसे लगी हुई है, ठीक है, तो बेल्ट को ऐसे तो कभी नहीं खींचते, इसका मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट आएगा नहीं। अब हॉरिजॉन्टल इफेक्ट देखने के लिए फिगर कैसे बनाओगे? इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसका क्या कर रहा हूं मैं, टॉप व्यू बना रहा हूं। क्योंकि जब भी हॉरिजॉन्टल फिगर बनाओगे उस शाफ्ट का, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आप ऊपर से देखोगे, तभी तो ये वाला प्लेन आएगा। कौन सा वाला प्लेन? एक्स जेड जिसे बोल देंगे, है कि नहीं? एक्स जेड ऐसे वाला। एक्स वाई कौन सा हो गया? ये वाला। वाई जेड हो गया ये वाला। एक्स जेड कौन सा हो गया? ये वाला, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन में आप ये फिगर बना रहे हो। तो एक्स जेड प्लेन में फिगर बनाते हुए मतलब आप इसका क्या दे रहे हो? टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाओ जरा। टॉप व्यू में ये लाइन क्या है? ये ऊपर से देखने पर लाइन आ रही है। बात क्लियर है? सपोर्ट कैसी होती है? एकदम सर्कुलर, है ना? सपोर्ट क्या है? सर्कुलर। मतलब वो यहाँ पर आर एच भी दे सकती है, ऐसे जाने से भी रोक सकती हैं आपकी शाफ्ट को। ठीक है, तो अब जरा सोचिएगा, क्या इसमें बेल्ट की वजह से इस पी पॉइंट पर, सोचिएगा पी पॉइंट पर इस बेल्ट की वजह से कुछ हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रही है ऐसे ऐसे? ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। टॉप व्यू है आपका, हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस लग रही है, यस और नो बताओ? इस पर लग रही है, यस। बताइए क्यों? बताइए यस क्यों, ऐसा क्यों? हॉरिजॉन्टल, पहले फिगर अपने माइंड में रखो मनीष जी। हॉरिजॉन्टल कैसी? हॉरिजॉन्टल है, आप ऊपर से देख रहे हो। पहले अपने सेटअप को रियल में अपने माइंड में सोचो, सेटअप रियल में कैसा दिख रहा होगा? एक शाफ्ट ये रही, एक बेल्ट, एक पुली ये रही। पुली से बेल्ट किधर की ओर निकली हुई है? नीचे की तरफ। मोटर कहाँ रखी हुई है? नीचे की तरफ। इस बेल्ट से, इस पुली से क्या कोई लोड ऐसे जा रहा है? नहीं। ऊपर से देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, ऊपर से देखने पर ये फिगर मेरा हॉरिजॉन्टल फिगर है। तो क्या इसमें आपके पास ऐसे कोई फोर्सेस जा रही हैं? वर्टिकल नहीं है, ये उस लाइन के हॉरिजॉन्टल है। नहीं, ठीक है। गियर में बताओ, क्यू, ये क्या है? क्यू पर क्या जा रहा होगा? एफ टी। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अगर इस चीज को देखोगे फ्रंट से, पहले इस फ्रंट से देख दो, फ्रंट से एफ टी कैसा दिखेगा? एफ टी फ्रंट से कैसा दिखेगा? ऐसे जाता हुआ। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर जाता हुआ, इसका मतलब ये वाली चीज जब ऊपर से देखोगे तो कैसी दिखेगी? शाफ्ट में इधर की तरफ आती हुई। तो एफ टी आ रहा होगा इस पर। ठीक है, अब जरा गियर के हिसाब से सोचो, रोटेशन हमने कैसा माना था? फिगर को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, रोटेशन हमने कैसा माना था? ये वाला ऐसा। तो ऐसा माना था, तो इस पर एफ टी कैसा लगेगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ ये क्लॉकवाइज माना था ना, तो एफ टी कैसा लगेगा? इस पर लगेगा इधर की ओर से, मतलब हमने डायरेक्शन सही बनाई है वहां पर। अगर ये इस तरफ से लग रहा है तो मैंने क्रॉस दिखाया वहां, मतलब इधर से आ रहा है तो उसका टेल ही तो दिखेगा आपको।
इधर से आ रहा है तो टेल दिखेगा, इसका मतलब जो मैं फिगर बना रहा हूँ वो यहाँ पर ये ठीक है। ठीक है, किसके लिए? ब्लू वाले गियर के लिए, ऊपर वाले गियर के लिए। बात ठीक है, एफ हो गया। ठीक, तो यहाँ जो ये एफ लग रहा है, इस एफ के बेसिस पर यहाँ ये वाला फिगर कैसा बनेगा? ठीक है, ये हो गया मेरा एफ। ये सही है या गलत है? थोड़ा एक बार और फिर से बताओ। मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, ये वहां पर फिगर थोड़ा गलत है। सोचो जरा, अगर रोटेशन इसका सामने से ऐसा हो, यहाँ इसको अलग से फिगर बनाया, तो ब्लू वाले को मैं ऐसा दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो रोटेशन ऐसा, ये गियर चल रहा है, ये क्या है? ड्राइवर। तो ड्राइवर इस वाले पर कैसा दिखाएगा? ड्रिवन पर एफ किधर की ओर होगा? ऐसे। ठीक है, ये इस पर कितना लगाएगा, ये वाला पार्ट इस पर कितना लगाएगा वो बताना है। तो कैसा होगा? उल्टा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि पिछली बार भी हाँ इस बार भी हाँ, समझ में नहीं आया कुछ? समझ में आ गया? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर ये चीज रोटर है, मतलब ड्राइवर है, तो ड्राइवर एफ इस पर लगाएगा ना, ये वाला इतना एफ ड्राइवर इस पर लगाएगा ये। ठीक है, इस पर लगाएगा एफ एन, ये हो गया। ठीक है, एफ टी हो गया, एफ आर ये हो गया। आपने एफ आर अभी लिया था ना, इसकी वजह से ऊपर की तरफ इस पर है ना, तो ये जो हमारे पास ड्राइवर है उस पर क्या लग रहा होगा? उस पर लग रहा होगा, ये फिगर में इनसे बता रहा हूँ, इस पर लग रहा होगा एफ एन ऐसे, है ना, एफ टी एफ आर ऐसे, और एफ टी ऐसे। ये जो है ये क्या है? इस कलर में, इस कलर में है, ये इस पर लगने वाले फोर्सेस, इसकी वजह से, समझ रहे हो ना, इसकी इनर्शिया की वजह से ये जो फोर्सेस है ये इस पर लग रहे हैं, इसके टूथ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, तो हमारा पास जो एफ टी है वो हमने थोड़ा सा गलत दिखाया है। ठीक है, ये होगा डॉट। अगर हम सामने से ऐसे देख रहे हैं, ये होगा डॉट, और फोर्स कैसे दिख रहा होगा? यहाँ पर ऐसे आता है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल में डॉट का मतलब क्या होगा? उस शाफ्ट की तरफ आता हुआ। ठीक है, बात क्लियर है? वहां से अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक, ये जो चीज है सपोर्ट क्या है? अब सपोर्ट पर कौन सी वाली रिएक्शंस हैं? ये वाली, ये वर्टिकल है, RC2 वर्टिकल है ये, यस और नो बताओ। ये वर्टिकल है? नहीं। ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लेवल में जो रोक रही है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल में जो रोक रही है दैट इज द RC1H एंड RC2H। ठीक है, अब ये फिगर क्या है? देखो, सोचने में लगता है कि यार पता नहीं क्या टफ हो रहा है, जबकि फाइनल फिगर देखो बहुत इजी निकला है। क्या ये जीरो? ये चीज तो जीरो थी, है ना, यही तो निकली एफ टी। अब ये फिगर तो बहुत ही नॉर्मल होता है, जो अभी मैंने बताया भी था, सीधा लीनियर ऐसे कुछ ट्राइंगल शेप से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो बीएमडी बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आ गया यहाँ पर? ये वाला, क्यू वाला। ठीक है, तो ये जो है ये किसमें क्रिटिकल है? एम हॉरिजॉन्टल में, एम हॉरिजॉन्टल में क्यू आपका क्रिटिकल है। अभी क्या निकाला था हमने? वर्टिकल में पी निकाला था, क्रिटिकल एग्जाम्पल के तौर पर लिया था ये हमने, है ना। तो ये चीज पी पे वर्टिकल था, ये क्यू पे, तो अब क्या करोगे? फंस गए फिर से। ये कौन सा क्रिटिकल? कौन से क्रिटिकल के लिए आप क्या करते हैं? नेट मोमेंट निकालते हैं। एम आर, अब क्या करेंगे? नेट मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, नेट मोमेंट। एम रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज द रिजल्टेंट। एम रिजल्टेंट, एम रिजल्टेंट। ठीक है, एम रिजल्टेंट ऑन पी क्या क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? वर्टिकल वाले की एंड हॉरिजॉन्टल वाले की दोनों की परपेंडिकुलर होंगी। मोमेंट क्या होता है? इट इज ए स्केलर और वेक्टर। वेक्टर याद है, और वेक्टर है तो एक डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, तो एक डायरेक्शन इस तरफ होगी। छाते वाला एग्जांपल याद है, जब मैंने डायरेक्शन बताई थी मोमेंट की, कि छाते की हैंडल पकड़ो तो वो उसकी डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर क्या होगा? एमआरपी क्या होगा? एम पी फॉर दी, ये क्या है हमारा? पी पर, तो वर्टिकल का स्क्वायर प्लस एम पी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। समझ में आ रही है? पी पर रिजल्टेंट क्या होगा? उसके वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, और यहाँ पर एम आर क्यू क्या होगा? एम पी, सॉरी एम क्यू वर्टिकल का स्क्वायर प्लस एम क्यू हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरे हैं पी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। ठीक है, क्यू पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, चाहे वो वर्टिकल है चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों में से कोई वैल्यू तो मैक्सिमम होगी।
बस वही समझ लो, वही पॉइंट हमारा क्या है, क्रिटिकल है, क्योंकि हमने दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ले लिया, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल भी, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकल भी, दोनों का जब कॉम्बिनेशन लेके हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो जो भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा, जो भी यहाँ पर बड़ा होगा, वही क्या होगा, क्रिटिकल। तो इन दोनों में से हम एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों में से हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बीएम। कौन सा बीएम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, बोथ है ना, दोनों चले ना यहाँ पर, ठीक है, उन दोनों बोथ के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। जो भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया है उसी का रिजल्टेंट कहाँ रखेंगे अब, इसमें। दिस इज द फाइनल स्टेप, डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालना। डायमीटर ऑफ शाफ्ट किससे निकल रहा है, एमएसएसटी से। आपको याद होगा मैंने आपको मैक्सिमम स्टेटिस्टिक्स थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी ऑफ फेलियर में, जिन्होंने भी थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ा था सोम में, ठीक है, अभी तक किसी ने पढ़ा है थ्योरी ऑफ फेलियर, आई थिंक पहले पढ़ा है ना। थ्योरी ऑफ फेलियर में एक हुआ करता था गैस्टन-ट्रेस्कास थ्योरी, दैट इज द एमएसएसटी, ठीक है। वहां पर हम ये चेक करते थे, ज्यादा टफ नहीं है, आपने टोर्जन पढ़ा हुआ है ना, टोर्जन वाली चीज से चलेंगे। यहाँ पे आपने पढ़ा था टी वाई जे इक्वल टू टाउ एट आर वाई आर, इसमें कुछ चीज तो नहीं थी दिक्कत वाली। तो टाउ एट आर की वैल्यू क्या थी, टी वाई जे या जेड पी बोल दिया था इसे। जेड पी की वैल्यू क्या थी सर्कुलर शाफ्ट के लिए, क्योंकि शाफ्ट तो सर्कुलर है, यहाँ पर सॉलिड है वो भी। तो टी वाई जेड पी की वैल्यू क्या थी, पाई डी क्यूब वाई, पाई डी क्यूब वाई, नहीं यार ऐसे मत करो भाई, गड़बड़ हो जाएगी एकदम तगड़ी वाली। पाई डी क्यूब बाई 16, सब भूल गए हो। पाई डी क्यूब बाई 4 नहीं होगी, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है एरिया। पाई डी क्यूब बाई 16 कहां से आती थी ये, जेड पी, पोलर सेक्शन मॉडुलस। पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या हुआ करता था, जेड पी या जेड पी बेसिकली क्या हुआ करता था हमारा, ये कहां से आता था, आई जेड जेड अपॉन में आर मैक्सिमम। जो वाई था वो था बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है, इसमें क्या होता थी रेडियस, फाइबर की रेडियस। तो यहाँ आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, आर स्मॉल आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल आर, ठीक है। तो आई जेड जेड की वैल्यू क्या थी, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब यार ये मत बोल देना कि आई एक्स एक्स नहीं पता होता है, सर्कुलर के लिए क्या होता है, सर्कुलर के लिए आई एक्स एक्स या आई एन ए क्या होता है, पाई डी की पावर 4 बाई 60। चलो कम से कम ये याद है, ठीक है। तो पाई डी की पावर 4 बाई 64 प्लस समय फिर से हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर क्या होता है, डिवाइड 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये 32 बार और फिर से 2 से ये 16 बार। तो पाई और एक डी से एक डी, तो पाई डी क्यूब बाई 60। प्लीज यार ये चीजें याद रखो, ये टेबल फॉर्म में बनवाई हुई है, जिससे कि आपको इधर उधर देखना ना पड़े, टेबल फॉर्म में है, याद करोगे अगर चैप्टर में तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाउ मैक्सिमम, है ना, टाउ मैक्सिमम दिस इज। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टी अपॉन पाई डी क्यूब 16t, ये चीज आती है। और अगर आपने कंबाइंड वाला चैप्टर पढ़ा है मेरे से, कंबाइंड वाला, तो उसमें मैंने ये चीज समझाई हुई थी कि यहाँ से एक निकल के आता है टी इक्विवेलेंट। उस टी इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, शायद याद हो अगर जिसने ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो टी इक्विवेलेंट दिस इज, ये टी इक्विवेलेंट मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी टाउ परमिसिबल जो है उसके हिसाब से मेरा डायमीटर निकल जाए, ठीक है। तो टी इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मैं देखूं यहाँ से, तो टी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इंटू टी इक्विवेलेंट इक्वल टू टाउ मैक्स इंटू पाई डी क्यूब बाई 16, ठीक है। तो यहाँ से आप टी इक्विवेलेंट के हिसाब से डी आराम से निकाल सकते हो। टी इक्विवेलेंट कहाँ से निकाल रहे हो आप, टी इक्विवेलेंट कहाँ से निकाल रहे हो, डायमीटर ऑफ शाफ्ट ऑफ एमएसएसटी। थ्योरी ऑफ फेलियर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं अभी समझाऊंगा फॉर्म में कि एमएसएसटी में हम टी इक्विवेलेंट क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है टाउ मैक्सिमम या एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, ठीक है, वो चीज हम लेके चलते हैं। तो यहाँ टी इक्विवेलेंट एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था, ट्विस्टिंग मोमेंट के बेसिस पर बताओ कौन से क्रिटिकल पॉइंट थे, ट्विस्टिंग मोमेंट के बेसिस पर कौन से क्रिटिकल पॉइंट थे इसमें, इस वाले में ट्विस्टिंग मोमेंट के बेसिस पर कौन से क्रिटिकल पॉइंट थे, याद करो जो हमने सेकंड स्टेप लिया था। सेकंड भाई ये फिफ्थ कहां से आ गया, ये पी एंड क्यू बोथ, पी एंड क्यू बोथ थे। इसका मतलब जो हमारा बेंडिंग में क्रिटिकल होगा वही हमारा फाइनल क्रिटिकल होगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम थे, ठीक है, दोनों ही सेम थे। इसका मतलब बेंडिंग में कौन सा क्रिटिकल है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं पी क्रिटिकल है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ थे हम, यहाँ पर
एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं पी क्रिटिकल आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर पी क्रिटिकल, ये हमने क्या मान लिया एग्जाम्पल, ठीक है इजी, जरूरी नहीं है ना, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा जो भी क्रिटिकल है। तो पी अगर क्रिटिकल है तो आप क्या लेके चलोगे, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है पी वाला, तो यहाँ पर क्या लेके चलोगे पी वाले की वैल्यू, पी वाले की वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ के बी इंटू, ये बेंडिंग फैक्टर होता है अभी समझाऊंगा, ये क्या है ट्विस्टिंग फैक्टर, ट्विस्टिंग से रिलेटेड के टी का स्क्वायर, ये कहां से आया है टी इक्विवेलेंट वाली वैल्यू यहाँ से, टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये चीज हो गई टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट जो आपने क्रिटिकल निकाला, ठीक है उस पर ये वैल्यू आ गई। बस इसकी वैल्यू को किसके बराबर रखना है, टाउ परमिसिबल इनटू डी क्यूब बाई 16, ये जो मैंने यहाँ से समझाया था, ठीक है इसके बराबर रख देना, यहाँ से डी की वैल्यू फाइनल आ जाएगी टाउ परमिसिबल के हिसाब से। टी इक्विवेलेंट कहां से आया, टी इक्विवेलेंट आया एम और टी से, जो कि आपने सेपरेट निकाले। तो शाफ्ट में ये चीजें होती है, शाफ्ट क्या सोच रहे हो ऐसी रहती है, बस सिंपल एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर इतनी सारी चीजें लग रही होती है, बट आपका व्यू होना चाहिए एकदम क्लियर। उम्मीद है अगर व्यू आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ पा रहे हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिगर समझ में आ रहे हैं ना, कैसे फोर्सेस लग रही हैं, वो एक बार निकाल लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमएसएसटी समझ में आना चाहिए, ये चीजें आपको याद शायद हो, ठीक है। सोम को फिर से रिवाइज करना, उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना, आपको याद आ जाएगा कि टी इक्विवेलेंट हम क्या माना करते थे, वो सारी चीजें फिर से नहीं पढ़ा रहा मैं, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक होता था एम इक्विवेलेंट, एक होता था टी इक्विवेलेंट। एम इक्विवेलेंट क्या आया करता था 1/2 m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ये सेंस होता था एम इक्विवेलेंट की। हमें यहाँ टी इक्विवेलेंट लेके चलना है क्योंकि किसकी डिजाइन कर रहे हैं हम, शाफ्ट की। शाफ्ट में क्या होता है शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होनी चाहिए, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम तो टी क्या होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि टी किससे रिलेट करता है शियर स्ट्रेस से, बेंडिंग किससे रिलेट कर रही है बेंडिंग स्ट्रेस से, एम जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस से करता है, 32 m अपॉन पाई डी क्यूब हमारा क्या होता है सिग्मा बी मैक्स। तो यहाँ पर क्योंकि डायमीटर, क्योंकि शाफ्ट की डिजाइन है, इस वजह से हमें टाउ वाला रिलेशन लेके चलना है, ना कि सिग्मा वाला। बात क्लियर है, इसलिए हम ये वाला रिलेशन लेके चले, ठीक है ट्विस्टिंग मोमेंट वाला। अब केबी क्या है, केबी इज द कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर द बेंडिंग, शॉक एंड फटीग फैक्टर, ठीक है। शॉक फैक्टर क्या है, जैसे कि आपने बोला था कि जो हमारे पास अचानक से फोर्सेस या तो रुक गए, जैसे कि जो हमारे पास बेयरिंग है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसमें जड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो रुकेगा, बार बार फोर्सेस लगेंगी, बार बार उस पर जर्क लगेंगे, तो वो सारे फैक्टर हम इसमें कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो बेसिकली डायनामिक फैक्टर होते हैं हमारे, ठीक है, ये डायनामिक फैक्टर है। ऐसे ही केटी है ट्विस्टिंग के लिए, तो केटी के प्रोडक्ट यहाँ, केबी का प्रोडक्ट ये, ठीक है। और यहाँ ये चीज तो हमारी पुरानी थी, मैंने समझाई थी, ठीक है। ये हो गया हमारा डिजाइन फैक्टर, क्लियर है, ठीक है। दिस इज दिस सॉफ्ट डिजाइन, ठीक। चले फिर, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे से क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना होता है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमें क्या दिया होगा लोड, चाहे वो पावर के सेंस में हो, चाहे वो T1 T2 मतलब टेंशन के सेंस में हो, इन दी बेल्ट कुछ भी हो, मतलब हमें पहले पावर लोड दिया हुआ होगा, वो लोड से हम क्या निकालेंगे सबसे पहले टॉर्क, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें टॉर्क, ठीक है। इस टॉर्क की वैल्यू कहां सेम होगी दोनों पर, क्योंकि शाफ्ट क्या है सेम जा रही होगी, तो हमारे माइंड में तुरंत क्या चलेगा, आपके यहाँ और कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, सीधी टीपी बराबर टीक्यू, जहां पर भी शाफ्ट में जो भी चीजें लगी होगी सब पर टॉर्क क्या है सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा कैसा बनेगा ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम ये हो गया, मतलब सारी चीजें क्रिटिकल में जा रही हैं सिंपल और सेम वैल्यू के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ से टॉर्क समझ में आ गया, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम हो गए, अब हम चलेंगे किस पर, पॉइंट फोर्सेस पर। वो पॉइंट फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, वो पॉइंट फोर्सेस लग रहे हैं बेल्ट की टेंशन, वर्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में भी, गियर वर्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल में भी, ठीक है। तो हमें पहले क्या बनाना होगा, हमें ये चीज सेंस समझ में आना चाहिए, बस ये तो सेंस समझा दिया मैंने, अब जो क्वेश्चन में दिया है वही उठा के रख दो, है ना, वर्टिकल है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वो अपने माइंड में रखो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था वर्टिकल, तो हमने वर्टिकल डायग्राम पहले बनाया, तो वर्टिकल डायग्राम के हिसाब से हमने देखा बेल्ट पर क्या लग रहा है T1 प्लस T2 प्लस W अगर वेट है तो, ठीक है, और FR किधर की ओर लग रहा है ऊपर की ओर, ये है मेरे वर्टिकल फिगर, इसका BMD बना दिया सीधा आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल फिगर भी बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ वर्टिकल से काम नहीं चलेगा, हॉरिजॉन्टल भी देखना है। तो हॉरिजॉन्टल में हमने देखा FR काम कर रहा, सॉरी FT काम कर रहा था, FT, और इसका जो टॉर्क वाला इफेक्ट है ये क्या असेंट्रिक है, FT असेंट्रिक है या नहीं, ये और सोचो जरा इस पर, FT असेंट्रिक है, यस, तो FT अगर असेंट्रिक था तो सर हमने यहाँ क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने इसके ट्विस्टिंग इफेक्ट को वहां देख लिया है,
समझ में आ रही है ना कि जब हम किसी चीज को यहाँ पर असेंट्रिक चीज को जब यहाँ पर हम ट्रांसमिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं सेंटर पर ट्रांसमिट करते हुए ऐसे कपल मानते थे, याद करो ऐसे। तो यहाँ पर ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्विस्टिंग में, और इसको हमने ट्विस्टिंग में पढ़ लिया, हमने उसको ट्विस्टिंग में पढ़ लिया है, ठीक है। और ये जो टी क्यू बोला था जिसे मैंने, और ये क्या बचा यहाँ पर फिर से एफ टी, है ना। तो ये सीधा सेंटर पर लग गया, मतलब उसकी शाफ्ट की एक्सेस पर लग गया। क्लियर। तो उसके बाद इसका बीएमडी बनाया, फिर क्या करना है, जो भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में जो हमारे फोर्सेस की वैल्यूज, सॉरी मोमेंट की वैल्यू आई हैं, उनका नेट देखना है उन पॉइंट्स पर, क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो नेट देखने के लिए उसी पॉइंट पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, उसी पॉइंट पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, जो भी ज्यादा होगी वही हमारा क्रिटिकल है। उस क्रिटिकल को कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में सीधा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, सोम से। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलें आगे क्वेश्चन की तरफ, तैयार हैं सभी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम कर ली जाए ना, गर्मी तो लगने लग गई होगी, नहीं लगी अभी, अरे चलो। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करो। फिगर इसका आगे बना रखा है, ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका फिगर ये बना रखा है। आपको यहाँ पर मैंने बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई है, लाइन साफ। बाकी सारी चीजें जरूरत नहीं है मुझे दिखाने की, क्योंकि मुझे डिजाइन किसकी करनी है, लाइन साफ्ट की। तो लाइन साफ्ट पर ये दिखा दिया कि लाइन साफ्ट पर हो क्या रहा है। अब देखते हैं कि 3D इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहले फिगर बना लो अपने नोट्स में, फिगर बना लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, अपने फिगर के हिसाब से देखो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। कम से कम स्टेप्स तो बनाओ। हाँ, ये दो पुली है, ठीक है। ये पुली एक हमारी बेल्ट की है, दूसरी पुली भी बेल्ट की है। दोनों पुली में क्या है, बेल्ट, ठीक है। बट एक पुली में बेल्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो एक में वर्टिकल है, क्योंकि वहां से दिखेगी आपको। ये जो मैंने डायग्राम में दिखाई है ना फोर्सेस, उसके सेंस में समझ में आएगा। इमेजिनेशन खुद से करने की कोशिश करो। आप साइड से बता सकते हो, ये ए है तो ग्रीन वाली यहाँ ए है, और ये जो ये है ये हमारी बी है। ठीक है। तो एक ट्रांसमिशन शाफ्ट है सपोर्टिंग टू पुलीज ए एंड बी, दिखा रखा है आपके फिगर में जो आपने देखा हुआ है, आर माउंटेड बिटवीन टू बियरिंग्स, C1 एंड C2 लिख लिया था, ठीक है।
इन द फिगर पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पुली ए टू बी, कोई नहीं, ए साइड से बी साइड में पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, होने दो। द शाफ्ट मतलब मोटर ए की साइड में लगी हुई है। द शाफ्ट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील हैविंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो हमारे पास शाफ्ट है उसकी हमें स्पेसिफिकेशन दे रखी है। शाफ्ट किससे बना हुआ है? प्लेन कार्बन स्टील से, ठीक है, बना रहने दो। यहाँ पर क्या है? 600 मेगापास्कल उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, हमें इससे मतलब है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ है हमारा 600 मेगापास्कल एंड यील्ड स्ट्रेंथ है 380 मेगापास्कल। डिजाइन ऐसे ही होता है, और ये क्वेश्चन आपके नॉर्मल वर्डिंग में भी आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, कि यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास इतनी है, इतना है। डिटरमाइन द शाफ्ट डायमीटर, क्वेश्चन अगर सेम वर्डिंग में आ गया तो ऐसा बोल सकते हैं कि डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, अब आपसे ये वैल्यू पूछिए क्या है, वो अभी समझ में आ जाएगा। डिटरमाइन द शाफ्ट डायमीटर ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्जनल रिजिडिटी क्राइटेरिया, मतलब रिजिडिटी क्राइटेरिया याद है? रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या हुआ करता था? कौन सा होता था? रिजिडिटी क्या होती थी? टॉर्जनल रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी क्या हुआ करती थी? वेरी गुड जी, जी आई नहीं, जी जी, टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या थी? ई आई, ठीक है, जबकि ये चीज थी जी जी, ठीक है। तो रिजिडिटी क्राइटेरिया किस में आएगा? हमारे पास फॉर्मूला याद है, टी आर अपॉन जे इक्वल टू टाउ एट आर अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। कहां पर आएगा? यहाँ पर रिजिडिटी क्राइटेरिया, ट्विस्टिंग क्राइटेरिया, ट्विस्ट होगा थीटा के बेसिस पर या फिर स्ट्रेंथ के बेसिस पर लोगे? नहीं ना, थीटा के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि जब थीटा लोगे तभी तो जीजे आएगा, अगर स्ट्रेंथ बेसिस लोगे तो जीजे आना जरूरी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला याद है, टीएल अपॉन जीजे, ठीक है। यहाँ से इस वाले से लेके चलो, थर्ड वाले से और फर्स्ट वाले से क्या आएगा? टीएल अपॉन जीजे, ये अगेन रिजिडिटी क्राइटेरिया। क्या दिया हुआ है रिजिडिटी क्राइटेरिया में? इफ द परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, जबकि यहाँ शियर एंगल क्या हुआ करता था? चीजें भूलो मत, शियर एंगल क्या हुआ करता था? फाई, ठीक है, सरफेस वाइज फाई। तो फाई यहाँ पर शियर एंगल था, ये क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है? 0.5 डिग्री बिटवीन टू पुलीज। कौन कौन सी? ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आया है? 0.5 का। तो 0.5 के बेसिस पर, ये रिजिडिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर, या स्टिफनेस क्राइटेरिया भी बोल देते हैं इसे, उसके बेसिस पर हमारे पास थीटा की वैल्यू है 1.5। सो टोर्क आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेंथ आपके पास गिवन है, ठीक है, मैंने फिगर में लेंथ नहीं बनाई, सॉरी, ठीक है। लेंथ और यहाँ पर ऐड कर दो इस फिगर में। यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस है 200, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 200, इससे आगे है 180, यहाँ से आगे है 180, ठीक है, 180, ठीक। इस साइड है 120, इस साइड है 120, ठीक। दीज आर इन ऑल इन mm, ठीक है। ठीक, उसके बाद इसका डायमीटर दे रखा है 300 mm, ये वैल्यू नहीं बताई थी मैंने, 300 mm, और इसका डायमीटर है 200 mm, ठीक है। ये चीजें ऐड कर दो, हो गया, लिख लिया। चलें पीछे फिर, यहाँ पे देखो, तो टॉर्जनल रिजिडिटी के बेसिस पर 0.5, मतलब इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 0.5, इसकी वैल्यू, टी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। पावर यहाँ दे रखी है, नहीं, पावर ट्रांसमिटेड है बट पावर की वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्टली हम पावर से तो नहीं निकाल सकते टी की वैल्यू। सो टी, सॉरी, टीएल अपॉन जीजे में टी की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, एल की वैल्यू क्या होगी? 200, जी जे की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कैसे? जी की वैल्यू क्या है? 80 गीगा पास्कल, मतलब 10⁻³ मेगा पास्कल, न्यूटन एमएम में आ गया, ठीक है। इनटू में जे, जे क्या है? जे आपको गिवन क्यों होगा? जब आपको आंसर ही डायमीटर का निकालना है, तो जे क्या है? बेसिकली पाई डी क्यूब बाई 16, है ना, अभी तो बताया था। तो बस यहाँ से आप क्या निकाल, सॉरी, जे, जे होता है 32, सॉरी ये हो गया जे, है ना, ये जेड नहीं है भाई, ये जे है। जे क्या होता है? आई पी पी, आई पोलर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? डिवाइड 2 से डिवाइड मत करो, अब क्या हो जाएगा? पाई डी की पावर 4/32, 64 नहीं, पाई डी की पावर 4/32, क्यों? पाई डी की पावर 4/64 प्लस पाई डी की पावर 4/64, 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि आई जेड जेड क्या होता है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। तो ये आई जेड जेड है मेरा, ठीक है। ये चीजें मैं डायरेक्टली आपसे क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि मैंने सोम में सब चीजें डिस्कस कर रखी हैं टॉर्जन वाले चैप्टर में,
ठीक है। क्या चीज? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तो सॉलिड है ना, सॉलिड सॉफ्ट है। पहले आपने, एक मिनट, टी की वैल्यू आपने निकाली कहाँ से? यहाँ तो दो अननोन हो गए ना, टी एंड डी, है ना? तो यहाँ टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर डी दिया होता है, जे दिया होता तो ठीक है, यहाँ टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ ठीक है, टी कहाँ से निकलेगा? डायग्राम से। क्या? टी यहाँ से डायग्राम से। कैसे? टी मतलब टोर्क है वो, टोर्क। टोर्क कैसे, क्या होगा टोर्क? कौन सा वाला? दोनों में सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा ना, तो बस वही चीज आपको देखनी है। जरा चेक करो, चेक करो क्या क्या वैल्यू आ रही है। T1 माइनस टी टू इंटू आर में किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, किसकी वैल्यू कम आ रही है, क्या आ रहा है, उस चीज को देखो, जरा चेक करो। T1 ए माइनस टी टू ए, ठीक है, टोर क्या होगा? T1 ए माइनस टी टू ए इंटू आर ए, या तो ये होगा या फिर होगा T1 बी माइनस टी टू बी इंटू आर बी। ठीक है, सेम आ रहा है? ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक तो ये पुली है, बस आपको पुली के बारे में सोचना है। ये पुली जो है ग्रीन वाली ये रही, इस पर क्या लग रहा होगा? इस पर बेल्ट। एक मिनट, आप सभी एक बार इस तरफ देखो और मुझे ये बताओ कि आप जब इस चीज को देख रहे हो तो इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो? ग्रीन वाले को, ये इस पर क्या है? वर्टिकली जो बेल्ट है वो नीचे की तरफ लग रही है, ऐसे बेल्ट यहाँ है, नीचे की तरफ खींच रही है दोनों तरफ से। कैसे? T1 है और T2 है, मतलब ये क्या है मेरा स्लैक साइड, ये क्या है मेरी टाइट साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो ये वाली है, इसमें क्या नीचे की तरफ खींच रहे हैं? नहीं, इसमें हम खींच रहे हैं, अगर इधर से देख रहे हैं तो, इधर से देख रहे हैं तो इसमें हम खींच रहे हैं इसे इधर की तरफ, ऐसे, है ना? मतलब इसे लगा दो डॉट खींचते हुए। ठीक है, तो ये ऐसे खींच रहा हूँ किसके हिसाब से? T1 भी, मतलब ऊपर वाली साइड क्या है? टाइट साइड, और नीचे वाली साइड क्या है? स्लैक साइड। ठीक है, बात क्लियर है? तो फाइनल जो हमारे पास टॉर्क है उसकी वैल्यू यहाँ इस शाफ्ट पर और यहाँ इस शाफ्ट पर क्या होंगी? वो किस पर डिपेंड करेगा? टॉर्क इक्वल टू फॉर दी ए क्या होगा? T1 ए माइनस T2 ए इंटू आर ए। ऐसे ही यहाँ पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क एट बी, ठीक है, वो क्या होगा? T1 बी माइनस T2 बी इंटू आर बी। प्लीज यहाँ पर नोटेशन से कंफ्यूज मत होना। दिस इज द टेंशन एंड दिस इज टॉर्क। ये क्या है? मेरा फोर्स है, और ये मेरा क्या है? टॉर्क है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हम नोटेशन ऐसे यूज करते हुए आ रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ नोटेशन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेरा टॉर्क है। ठीक है, तो वैल्यूज बताइए दोनों में किसकी ज्यादा आ रही है? जो ज्यादा आएगी उसे लेके चलोगे, जो कम आएगी उसे लेके चलोगे? जो ज्यादा आएगी क्रिटिकल वही है। ठीक है, अगर उसमें सेफ तो लेस वाली में सेफ। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? दोनों से वैल्यू निकालिएगा और क्या होनी चाहिए? वो सेम, क्योंकि होनी ही सेम चाहिए, डिजाइन तभी तो होगा उसके बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेम आ रही है वो वैल्यू। कितनी आ रही है यहाँ पर? 1.3। ठीक है, यानी कि मैं अगर इसे न्यूटन में लिखूं तो 15 इंटू 10⁴ न्यूटन mm। ठीक है, 15 इंटू 10⁴ न्यूटन mm, ये यूनिट आ रही है। क्लियर है? ठीक है, चलो, ये हो गया टी ए और टी बी दोनों सेम। अब मुझे बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा? ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यही तो था मेरा एक तरह से। फर्स्ट स्टेप क्या था? ट्विस्टिंग मोमेंट निकाले, दोनों जगह का निकल गया। इसका टीएमडी बनाना सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप लेके चलो यहीं पर। सेकंड स्टेप क्या होगा? टीएमडी, तो टीएमडी बना लो इसका यहीं पर। कैसा बन के आ जाएगा? है ना, ये सिंपल, ये चीज तो हमने वहां पर देखी भी थी। तो ये कितना बन के आ गया? टी ए और टी बी के बराबर। आगे ये क्या है हमारे? 0 0 वाले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? दोनों की क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है? ये दोनों, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में सारे पॉइंट क्रिटिकली ही है। ठीक, सॉरी, ठीक ठीक। अब यहाँ फर्स्ट स्टेप ये हो गया। इसी के स्टेप से आप डायमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि आपने टी ए टी बी निकाल लिया। टी ए टी बी अगर सेम है तो आप इस वाले क्वेश्चन से ये वाला पार्ट निकाल सकते हो। रिजिडिटी क्राइटेरिया में आपको 0.5 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर इसी सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम रिजिडिटी क्राइटेरिया।
क्या है रिलेटिव क्राइटेरिया? थीटा इक्वल टू TL अपॉन GJ। तो यहां से मुझे थीटा की वैल्यू 1.5 डिग्री, ये डिग्री में होगा इस साइड, ये जो वैल्यू है ये कभी डिग्री होगी भाई, डिग्री बराबर डिग्री तो बात ठीक है, यहाँ डिग्री होगा, यहाँ सॉरी ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है जो हमेशा क्या होगा, रेडियन है ना, रेडियन है तो इसे भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1.5 इंटू पाई अपॉन 180। अगर मैं सीधा लिख देता आप जरूर गलती करते, ठीक है। तो यहाँ पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करो क्योंकि ये चीज रेडियन होती है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, ये थीटा में नहीं होती, मतलब डिग्री में नहीं होती। तो टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू हमें पता लग गई है 15 इंटू 10⁴। एल की वैल्यू क्या है? 200। जी की वैल्यू है 80 मेगा पास्कल, मतलब 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आ गई न्यूटन और एमएम में यूनिट, है ना, सॉरी 80 इंटू 10⁵। 3 क्यों? क्योंकि वो गीगा पास्कल है, तो उसे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ लेके चलना पड़ेगा। इनटू मेगा पास्कल, मेगा पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इनटू में जे की वैल्यू अभी आपको बताई थी मैंने, पाई डी की पावर 4/32। इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, मैं आंसर सीधा लिख देता हूँ। आंसर आ जाएगा यहाँ पर, डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी 25.72 mm। डी जो है उसकी वैल्यू आ गई डी 25.72 mm। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर मैंने फॉर द डिजाइन क्राइटेरिया, ठीक है, ये चीजें चलती हैं बुक्स से। ठीक है, आपको याद है ना एक डिजाइन बुक हुआ करती थी जिस टाइम पर आप पढ़ते थे, तो डिजाइन बुक से हमने अगर 25.72 से ऊपर की वैल्यू ली तो इंटीजर वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड क्या होती है? स्टैंडर्ड होती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 30 mm। तो 30 mm का हमने क्या बना लिया है? शाफ्ट। रिजिडिटी क्राइटेरिया से मैं D इक्वल टू 30 mm का शाफ्ट लेके चलो, वैल्यू यही आ रही है सबकी 25.72। ओके, ठीक। तो स्टैंडर्ड वैल्यू में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कितनी? अराउंड 30 mm। 25.72 से बड़ी क्या होगी? 30 mm। ये 25 भी स्टैंडर्ड होती है, बट 25.72 है, इसका मतलब हमें ज्यादा लेनी पड़ेगी, वो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं अप्रोक्स में लेके चल रहा हूँ 30। मुझे सिर्फ समझाना है आपको, चाहे तो आप 25 से भी लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मुझे समझाना है। तो मैं 30 एक एब्सोल्यूट एक इंटीजर वैल्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट सेकंड स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में ये चीजें है हमारी एड ऑन्स। ठीक है, ये मैंने ऐड जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो भी चीजें दी हुई होंगी, तो क्वेश्चन में ये चीज दी थी तो आपने यहाँ से डी निकाल लिया। ठीक है, अब इस डी का आप आगे यूज कर सकते हो सेंस के बेसिस पर। यहाँ पर आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या करना है? सेफ्टी चेक करनी है। डायमीटर तो आपने रिजिडिटी से निकाल लिया, नहीं तो डायमीटर आप वैसे भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर रिजिडिटी से आपने डायमीटर निकाल के सेफ्टी चेक करनी है कि जो मेरा डायमीटर हमारे 30 mm है, उस डायमीटर के बेसिस पर, समझो जरा, उस 30 mm के बेसिस पर कुछ ना कुछ टाउ इंड्यूस हो रही होगी इस टॉर्क के बेसिस पर। भाई आपको याद है ना, टी वाई जे इक्वल टू टाउ एट आर अपॉन आर। ठीक है, तो एक टॉर्क और एक मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम रेडियस क्या हो गई मेरी? 30। ठीक है, 30 के मतलब 15 हो गई, डायमीटर 30 है तो 15। 15 के बेसिस पर एक टी के बेसिस पर एक पर्टिकुलर टाउ प्रोड्यूस होगी या नहीं? टाउ मैक्स, टाउ मैक्स इंड्यूस होगी या नहीं? सोच के बताओ, समझ में आ रहा है ना? एक टॉर्क के लिए एक शाफ्ट के अंदर एक पर्टिकुलर 15 mm के हिसाब से मैक्सिमम टाउ मैक्स प्रोड्यूस होगी। अगर वो टाउ मैक्स मेरी 1000 मेगा पास्कल एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या बॉडी सर्वाइव कर रही है? नहीं, क्योंकि 1000 mm है कहीं, सॉरी 1000 मेगा पास्कल की इसकी स्ट्रेंथ है, 600 की है या फिर 380 की, 1000 की तो है ही नहीं। और मान लीजिए यहाँ पर टाउ मैक्स मेरी क्या आ गई? 1000 किसके कोरिस्पॉन्डिंग? 15 mm के कोरिस्पॉन्डिंग, तो गया, बॉडी तो गई, खराब हो गई। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि जो मैं 15 mm के बेसिस पर टाउ मैक्स मेरी इंड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो प्रोड्यूस टाउ मैक्स मेरी क्या किससे कम होनी चाहिए? इन वैल्यूज से कम होनी चाहिए, तभी तो वो सेफ होगी, है ना। जो इंड्यूस हो रही है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? इस परमिसिबल से कम होनी चाहिए। मैंने हमेशा आपसे ये बोला हुआ भी है क्या, कि जब भी हम बात करते हैं इस चीज की, टाउ इंड्यूस या सिग्मा इंड्यूस, इंड्यूस क्या होती है? मतलब प्रोड्यूस्ड, किसकी हेल्प से? लोड की हेल्प से। कितना इंड्यूस है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो शुड बी इन सेफ लिमिट, शुड बी क्या होना चाहिए? लेस देन, शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। वेरी गुड,
परमिसिबल जितना हम देना चाहते हैं, मतलब इससे ज्यादा ना हो। और ये टाउ परमिसिबल का मैग्नीट्यूड एक्चुअली हम किसके बराबर लेके चलते हैं, टाउ फेलियर अपॉन में एफओएस, टाउ फेलियर अपॉन में एफओएस। ठीक है, एफओएस जनरली क्वेश्चन में दिया नहीं रहता तो उसे 1 मान लेते हैं, तो जब इसे 1 मानेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फेलियर के। ठीक है, तो टाउ इंड्यूस शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ फेलियर। बट इस क्वेश्चन में आपको एक तरह से एफओएस का सेंस दिया हुआ है, कौन सा, ये पढ़ो लास्ट लाइन, लास्ट लाइन पढ़ो। यहां पर क्या दिया हुआ है कि टाउ परमिसिबल इज द 30% ऑफ सिग्मा यील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से एफओएस वाला सेंस है। 30% ऑफ सिग्मा यील्ड मतलब सिग्मा यील्ड से कम पर ही टाउ परमिसिबल है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, अगर एक 100 वैल्यू है तो 100 का 30% कितना हो गया, 30, तो 30 मेगा पास्कल ही दोगे टाउ परमिसिबल, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब एफओएस आ गया, नहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गई, बस वही चीज है यहाँ है। या फिर 18% ऑफ द यूटीएस, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का 18% हो, या फिर विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम, जो भी इसमें से मिनिमम होगा वही मेरी टाउ परमिसिबल होगी। तो मैं क्या लेके चलूंगा, टाउ परमिसिबल फॉर दी 30% ऑफ सिग्मा यील्डिंग, मतलब कितना हुआ 30% ऑफ सिग्मा यील्डिंग, आंसर दो। यील्ड स्ट्रेंथ का 30% कितना हुआ, यहाँ पर बताइए। 380 का टाउ परमिसिबल क्या है मेरा, 30% ऑफ 380 कितना आ रहा है, 114 मेगा पास्कल। और दूसरी चीज क्या थी, 18% ऑफ यूटीएस, यूटीएस कितना था 600, इसका इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू 108। इसका मतलब क्या होना चाहिए 108, इसका मतलब जो टाउ परमिसिबल है वो हमारी कौन सी वैल्यू रखेगा, इसका मिनिमम 114 और 108 में से 108 रखेगा। मतलब मेरा जो मैक्सिमम फाइबर है उस पर मेरा टाउ इंड्यूस 108 से कम होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है ना, उस पर मेरा टाउ इंड्यूस 108 से कम होना चाहिए। बात क्लियर है, ठीक है। अब टाउ इंड्यूस की वैल्यू जो 108 से कम होगी वो टाउ इंड्यूस निकलेगा कहां से, वो टाउ इंड्यूस निकलेगा कहां से, क्या इससे थीटा इक्वल टू टीएल अपॉन जीजे से, नहीं। ठीक है, वो कहां से निकलेगा, वो निकलेगा हमारा जो हमने स्टेप्स लिए थे, याद है एक जगह हमने टाउ की बात की थी, कहां पर, टी इक्वलेंट, लास्ट वाला एकदम स्टेप, टी इक्वलेंट इक्वल टू रूट ऑफ यही वाला एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर थी 16 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू टाउ। ये टाउ परमिसिबल ही मेरा टाउ इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके बराबर है मेरा टाउ इंड्यूस। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। ठीक है, इसका स्क्वायर ये जो वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करोगे वही डी 16 जो आपने निकाला अभी 30, तो टाउ इंड्यूस निकलेगा। वो टाउ इंड्यूस मेरा 108 से कम होना चाहिए। तो इनके लिए क्या यूज करोगे, अब इनको निकालने के लिए क्या यूज करोगे, डिजाइन स्टेप्स। समझ में आ रहा है ना, ये वैल्यू आप ऐसे डायरेक्टली थोड़ी निकाल लोगे, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको डिजाइन स्टेप लेके चलने पड़ेंगे। चले फिर से डिजाइन स्टेप, समझ में आ गया ना रूपरेखा क्या है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में हम ये लेके चल क्यों रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। चलो फिर, तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, इसका टी इक्विवेलेंट तक हो गया, टीएमडी तक हो गया, सॉरी टीएमडी तक हो गया था, टीएमडी तक हमारे पास आ गया, मतलब टी की वैल्यू आज गई हमारे पास 15 × 10⁴। दूसरी चीज क्या होती है, अब हमारे पास होते हैं वर्टिकल लोडिंग डायग्राम एंड हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम। तो पहले इसका वर्टिकल लोडिंग डायग्राम देख लेते हैं। वर्टिकल लोडिंग डायग्राम में आप कैसे बनाओगे इसका, ये है मेरा वर्टिकल लोडिंग डायग्राम वीएलडी, है ना। ये कैसा बनेगा, फिगर याद है, ये था और ये था, इसमें किधर की ओर फोर्स लग रहा था, नीचे की ओर। तो टोटल दिखा दूं, अब पावर तो हमने, टॉर्क तो हमने निकाल दिया, तो अब मुझे किससे मतलब है, टोटल से। टोटल कितना लग रहा है इस पर, T1 प्लस T2, ऐसे T1A प्लस T2A। ठीक है, तो टोटल हो गया है कितना, 2500 था ना शायद, तो 2500 हो गया। प्लीज मैं कंफ्यूज मत होना, ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ये क्या है, हमारा फोर्स है जो कि इस पर लग रहा है ना। और दूसरी चीज, और ये असेंट्रिक था, ये भी याद रखो, ये असेंट्रिक था, बट ये असेंट्रिसिटी कहाँ गई, टॉर्क में। ये एसेंट्रिसिटी, तभी तो आपने टॉर्क निकाला, तो टॉर्क में चली गई है। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इनका दोनों का सम देख लिया, इस पॉइंट पर कितना आ रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है, ये वाली, ये कितना था 1500 और 500, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया इस डायरेक्शन में 2000, ऐसे ये हो गया 2000। ठीक है,
अब मुझे क्या निकालना है, ये फिगर आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला ए पार्ट है, ये ए पार्ट है ये वाला, और ये बी पार्ट है बैक साइड वाला। मतलब दिखेगा सामने से तो ऐसा ही ना, पास पास में, बट वो एक्चुअली पास में नहीं है, दूर दूर है। अब वर्टिकल फिगर में आप जब देखोगे तो सामने से देखोगे ऐसे, है ना, वर्टिकल में सामने से फ्रंट व्यू देखोगे तो ये क्या है, मेरा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो उसके बाद अगर फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू में क्या क्या चीजें दिखाओगे बताओ? ए पर क्या दिखाओगे? ए पर डाउनवर्ड कितने का, 2500 का साफ दिख रहा है ना, इसमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं 2500 दिखा दूं ऐसे। ठीक है, बी पर बताओ कितना डाउनवर्ड है ही नहीं, बी देखो, बी ये वाला है ना, बी पर ये वाले पर डाउनवर्ड है ही नहीं, उसमें हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या हो गया है, 0। ठीक है, अब यहाँ रिएक्शन बताओ, आर सी वन बी एंड आर सी टू बी, रिएक्शन बताइए कितनी कितनी आ जाएंगी? डिस्टेंस कितनी है, ये 120, और यहाँ से 200 प्लस 180, मतलब कितना हो गया, 380। कैलकुलेट कर लोगे रेसिप्रोकल रिलेशन से। ठीक है, 380 अपॉन में 120 प्लस 380 कितना हो जाएगा, 500। तो 380 अपॉन 500 इंटू में 2500, तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 720। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना 720, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1200। 2500 में से 720 घटाओगे कितना बचेगा, ये 1280। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सही कर रहे हो? सॉरी, दिस इज दी 1900 आई थिंक, 1900, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल वाली है, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, दिस इज 1900। देखना एक बार, कैलकुलेट कर लो 1900, और ये आएगी 600। ठीक है, ये 1900, ये 600, कैलकुलेशन करो एक बार, 380 डिवाइडेड बाई करो 500 इंटू में 2500, तो 1900 आ रही है। ठीक, वेरी गुड। तो 1900 न्यूटन एंड 600 न्यूटन, ये चीज याद आ रही है ना, ये हमारा एसएफडी बीएमडी का फर्स्ट वाला था जब मैंने रेसिप्रोकल समझाया था। ठीक है, सीधा यार रेसिप्रोकल भी नहीं आ रहा है तो मोमेंट अबाउट ए ले लो, मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ले लो, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक पॉइंट है, दो वर्टिकल पॉइंट फोर्स यहाँ है, एक पॉइंट फोर्स ये रहा, आंसर आ जाएगा, लेंथ आपको दी हुई है। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है ना, ये जीरो तो यहाँ पर जीरो की तरह ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका बीएमडी क्या बनेगा, बीएमडी की वैल्यू और बता दो। बीएमडी की वैल्यू, बीएमडी ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे बता दो कितनी होगी। ये वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, सेक्शन वैक्शन नहीं काटने, क्या करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन 120 से कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम एट बी एम डी, एम एट ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1900, ये कौन सा है, वर्टिकल वाला, 1900 इंटू में 120, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, न्यूटन एमएम में बताना, 228 इंटू 10⁻3। वर्टिकल 228, हाँ 228 इंटू 10⁻3 न्यूटन एमएम। ठीक, हाँ आप क्या बोल रहे थे, 228 इंटू 10⁻3 न्यूटन एमएम। ना ना ना, WL/4 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जब वो सेंटर पर लग रहा हो। ठीक है, वो L/4 L/2 L/2 के प्रोडक्ट की वजह से आता है L/4, है ना। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया MAV। MBV की वैल्यू ऑब्वियस है, कम है, इससे जरूरत नहीं है निकालने की। आपके पास क्रिटिकल इसके सेंस में कौन सा आ रहा है, ए पॉइंट, बस हमें उससे ही मतलब है। ठीक है, हाँ अगर मुझे यहाँ पर वर्टिकल की बात करनी है, अगर ट्विस्टिंग वर्टिकल मोमेंट आएगा, समझो इसकी वैल्यू आपको निकालनी तो पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको नेट में जरूरत पड़ेगी, है ना, नेट में जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और निकालो, MBV, MBV फॉर्मूला याद करो, आपको वर्टिकल की जरूरत पड़ती है जब आप बी पर नेट निकालोगे तो MBV कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है, ये 600 गुणा में सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, डिस्टेंस की कितनी थी वो डिस्टेंस, 180, है ना, 180 यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आ गया, 108 इंटू 10⁻3, वेरी गुड, 108 इंटू 10⁻3 न्यूटन एनएम। ठीक है, ये वैल्यू हो गई इतने। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये MAB, ये MBV। ठीक है, ये हो गया C2, ये हो गया हमारे पास वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक काम और कर लेते हैं, इसका ये डायग्राम, ठीक है, पेस्ट किया, ठीक,
इसका ये डायग्राम ठीक है। अब इसका वर्टिकल लोडिंग डायग्राम हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, दो स्टेप कंप्लीट हो गए, एक ट्विस्टिंग मोमेंट वाला, एक वर्टिकल वाला। ठीक है, अब रह गया है हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसे बनाओ, अब देखना किधर से, ऊपर से। इसको आप किधर से देख रहे हो, ऊपर से। तो इसको आप एक तरह से कहां से देख रहे हो, ऊपर से। बात क्लियर आ रही है? तो ऊपर से जब आप इसे देखोगे तो कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। क्या इसकी ए की वजह से हॉरिजॉन्टल कुछ फोर्स लग रहा है इस ए पर? ए पर नहीं ना, ए पर ये वाला कलर है ना, तो ए पर अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल तो कुछ है नहीं। ये 2000 किस पर लगाया था मैंने, इस पर। ठीक है, याद रखना ये 2000 इस पर नहीं था, ए पर। ये किसके लिए था, बी पर, क्योंकि बी की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ए की अलग है। तो ए पर क्या है, जीरो, तो जीरो दिखा दिया। कहीं पर भी जीरो की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ बी की सोचो, बी पर किधर की ओर लग रहा है फोर्स, इधर की ओर। कितना लग रहा है, 2000 का। तो 2000 का इधर की ओर लग रहा है, तो मैंने उसको ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर से लेके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर कैसा लग रहा होगा फोर्स, ये ऐसा, ये 2000। बात क्लियर है? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल व्यू है मेरा, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम। ठीक है, एचएलडी। यहाँ पर क्या होगा, RC1H, यहाँ पर होगा RC2H। ये हॉरिजॉन्टल में है, मतलब इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वर्टिकली नहीं है। ठीक है, तो RC1H और RC2H की वैल्यू बताओ, ये कितनी हो जाएगी। यहाँ पर ये 120 थी, ये 200 थी, कितना हो गया, 320 है। 120 प्लस 200 320, और ये कितना बचा था, 180। ठीक है, तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं फिर से रेसिप्रोकल रिलेशन से। तब इसकी वैल्यू आएगी 720 एंड 1280। ठीक है, ये आएगा एक साइड 1280, एक साइड आएगा 720। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज कर लेना आराम से। ठीक है, यहाँ अब आगे चलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, इसका बीएमडी बनाना। कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला बीएमडी। तो हॉरिजॉन्टल वाला बीएमडी बनाइए, कैसा बनेगा, क्लियर। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। ये क्या है मेरा, MBH। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला ये है मेरा MAH, ये पॉइंट। तो इसकी वैल्यू हो गई MAH की, पहले निकाल लो चलो। MAH क्या हो जाएगा, ये 720 है, गुणा में डिस्टेंस कितनी है, ये 320 नहीं है, ये यहाँ पर है 120। ये थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर है 120 है ना। तो 720 इंटू 120। ठीक है, 720 इंटू 120, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 86.4 इंटू 10⁻³ वेरी गुड, 86.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन एम। और ऐसे ही MBH बताओ, MBH क्या है, 230.4 वेरी गुड, 230। इसकी पहले वैल्यू लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी वो, 1280 गुणा में 180 है ना। तो ये हो गया 230.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। दिस इज द MBH। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस इज द थर्ड स्टेप। बात समझ में आ गई। ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया, वर्टिकल मोमेंट डायग्राम बना लिया, हॉरिजॉन्टल मोमेंट डायग्राम बना लिया। अब क्या करना है, अब हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है ना। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट या तो A होगा या B होगा। ठीक है, एक ये फिगर है, अब जरा ध्यान से समझना, एक ये वाला फिगर है। ठीक है, इसको उठा के मैंने यहां डाल दिया ऐसे। ठीक है, और एक है मेरे पास ये वाला फिगर, ये वाला। ठीक है, इसको उठा के मैंने ये डाल दिया। अब उम्मीद है आपको अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, समझ रहे हो। यहाँ हो क्या रहा है कि ए पॉइंट पर अगर मैंने वर्टिकल बीएमडी देखा तो ए पॉइंट पर ज्यादा है ये वैल्यू, है ना। और यहाँ पर अगर देखूं मैं हॉरिजॉन्टल बीएमडी, तो इस पर मैं देखता हूँ बी पर ज्यादा है। तो मुझे क्या लेना होगा, ए पर भी नेट इन दोनों की वजह से आएगा ना, ए पर नेट इसकी और इसकी वजह से, ऐसे बी का नेट किसकी वजह से होगा, इसकी एंड इसकी वजह से, कि दोनों परपेंडिकुलर चल रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों की परपेंडिकुलर है उसी पॉइंट पर। ये वर्टिकल में है तो वो हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, MR रिजल्टेंट फॉर द ए क्या होगा, √MAV का स्क्वायर प्लस MAH का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, MAV एंड MAH का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 243.82 243.82
इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, ठीक है। m रिजल्टेंट फॉर b क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ mb का स्क्वायर प्लस mb h का स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी 254.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन एम। प्लीज चेक कर लो एक बार, यही आ रही है, ठीक है, 254.45, ठीक है। अगर ये वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, चलो कोई नहीं, ये वैल्यू ये आ रही है, तो फाइनली हमारे पास आंसर किसका हम लेके चलेंगे, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट, कौन सा वाला क्रिटिकल पॉइंट, बी वाला, क्योंकि उसमें क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है, तो मुझे किसके एनालिसिस से लेके चलनी है, बी, ठीक है। तो इस बी के एनालिसिस से लेके चलो। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, एक है नेट मोमेंट, कितना आ गया 254.45, ये कौन सा मोमेंट है, ये है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, अभी ट्विस्टिंग मोमेंट तो भूल गए थे हम, ठीक है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट को भी लेके चलना है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट वाला फिगर कहां पर था, ट्विस्टिंग मोमेंट वाला था, हाँ, ये रहा। ट्विस्टिंग मोमेंट वाले को भी उठा लो यहाँ से, ये ट्विस्टिंग मोमेंट वाला उठा लो, ये रहा भाई, ठीक है। ये कहां पर उठा के रख दो, यहाँ पर। ये तो हो गया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट वाला नेट, ठीक है। अब लेके चल लो ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों का नेट, समझ रहे हो, ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों का नेट। तो अब यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट दोनों का नेट लेके चलना है, तो क्या होगा, T इक्वलेंट इक्वल टू m r रिजल्टेंट कहाँ का, रिजल्टेंट कहाँ का, m रिजल्टेंट कहाँ का, b वाले का, ठीक है, का स्क्वायर प्लस T ऑफ b का स्क्वायर, T ऑफ b का स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास b है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट b पर कितना वैल्यू आया था 254, इसमें रख दो 254.45 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस टीबी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 15 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, ये अंडर रूट में। हाँ, साथ ही यहाँ पर के टी एंड के भी दिए हुए हैं, नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो के टी एंड के भी आपको नहीं दे रखे हैं, ठीक है। 1 1 है तो 1 1 रखेंगे, ठीक है। 1 1 के हिसाब से इसकी वैल्यू फाइनली टी इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है इसका, इसे सोल्व करेंगे तो टी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी यहाँ पर 295.37 इंटू 10⁻³ न्यूटन एम। अगर कैलकुलेशन में खुद से करना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से माइनस हटा लो, ठीक है। टी इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर 295.37, कैलकुलेशन दिख रहा है, थोड़ा इससे बढ़ के आएगा, तो बढ़ के आ गया, ठीक है। वो 150 इंटू 10⁻³ है ना, ठीक है। तो ये 295 आ गया। ये जो है ये टी इक्विवेलेंट, हाँ 150 इंटू 10⁻³ कंपेरिजन करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ 295 है, ये वैल्यू आई, टी इक्विवेलेंट है ये वैल्यू कहां पर रखनी थी आपको, ये वैल्यू कहां पर रखनी थी, याद करो, ये चीज मैंने कहां से समझाई थी आपको, आई थिंक ये फिगर था, ठीक है, यही तो था मैंने जो बोला था, टी इक्विवेलेंट टी इंड्यूस हमें निकालना था, ये वैल्यू हमने निकाल ली, 259 जो भी आई है हमारे पास 295, ठीक है। वो वैल्यू बराबर इसके रख के टाउ इंड्यूस निकालोगे, टाउ इंड्यूस की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, अब देखो हमने क्या निकाला, अब टाउ इंड्यूस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने टी इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाला, तो टी इक्विवेलेंट क्या आ गया 16/πd³ इंटू टाउ इंड्यूस। ये टाउ इंड्यूस की वैल्यू अब कितनी आ रही है, इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 295.37 इंटू 10⁻³। ये बताओ कि ये जो चीज हमने की है ये सही भी है या गलत है। 295.37 इंटू 10⁻³ इंटू में पाई इंटू डी कितना है 30 mm, ठीक है, उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 16, वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। अब ये बताइए 30 सही भी था या गलत था, जो हमने रिजिडिटी क्राइटेरिया से थीटा वो सॉरी रेडियस निकाली थी, वो रेडियस हमारी सही भी है उससे डिजाइन या गलत है, कहां से प्रूफ करोगे वो भी पूछता हूँ अभी। कितना, नहीं इसकी वजह तो काफी कम आएगी, कैलकुलेशन उल्टी, हाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई ना। टाउ इंड्यूस कहाँ जाएगा, टाउ इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है 5d³ भाई, ठीक है।
टी इक्वलेंट इक्वल टू, फॉर्मूला गलत लिख दिया ना मैंने, क्या लिख दिया, क्या होता है टाउ इक्वल टू 16 टी वाई पाई डी क्यूब। सो टी क्या हो गया, पाई डी क्यूब बाई 16 इंटू टाउ। एक मिनट, टी इंटू उल्टा हो रखा है भाई ये, देखो ध्यान से समझो इसको। टाउ क्या है, 16 टी वाई पाई डी क्यूब है ना, ठीक है। तो टी इक्वलेंट ये है ना, ये डायरेक्टली ये लिखना था हमें, हमने लिख दिया ये। टाउ इंड्यूस बराबर क्या होगा, समझ रहे हो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, जो मैंने अभी डिराइव करवाया था, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी वाई जे से। तो ये फॉर्मूला ये निकल के आया था। तो इसको क्या लिखोगे, टाउ इंड्यूस इक्वल टू 16 इंटू टी इक्वलेंट कितना आया 295.37 इंटू 10⁻³ अपॉन में पाई डी क्यूब, है ना, इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था। ये हमने रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ लिख लिया, मैंने वहां पर रिलेशन गड़बड़ लिख दिया था क्या, आई थिंक सो। 16 टी वाई पाई डी क्यूब, हाँ यहाँ उल्टा हो गया ना ये वाली चीज। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया पाई डी क्यूब बाई 16 इंटू टाउ, यहाँ ये रिलेशन आएगा, ठीक है। 55, वेरी गुड, ये आ गया हमारा 55। तो टाउ इंड्यूस कितना निकल के आ गया, जितना टाउ प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 55.71 मेगा पास्कल। अब ये बताइए क्या ये 55.71 मेगा पास्कल मेरा टाउ परमिसिबल से कम है ज्यादा, टाउ परमिसिबल कितना था 108, है ना। टाउ परमिसिबल था हमारा 108, हमने निकाला था ना 30% ऑफ दी 380 एंड 18% ऑफ दी 600। तो इसमें से जो सबसे कम आया था 108, 108 से भी कम प्रोड्यूस हो रही है ना 55, इसका मतलब ये सेफ है या नहीं है, ये सेफ है। इसका मतलब डिजाइन हमारा क्या है, रिजिडिटी के हिसाब से सेफ है, ठीक है। मतलब डी हमारा 30 हम लेके चल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं, दिस इज द शाफ्ट डिजाइन ऑन दी स्टैटिक बेसिस पर ओनली। हाँ फिर से डायमीटर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना एकदम, ठीक है। ये था हमारा शाफ्ट ऑन दी बेसिस ऑफ स्टैटिक। अब क्वेश्चन जो आएगा आपके रेस्पेक्टिव एग्जाम में, वो एग्जाम में इन्हीं जो स्टेप्स लिए हैं मैंने उनके अंदर में से आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर यही क्वेश्चन कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके उसमें आएगा, हाँ कन्वेंशन में आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। कन्वेंशनल में ये टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा थोड़ी था, सीधे आपको दिखा रखी है वैल्यूज, सीधा ऐड करना है, ट्विस्टिंग मोमेंट सीधे निकालने हैं, बेंडिंग मोमेंट सीधा निकालना था, ऐड करना था, आंसर देना था, बस इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक, क्लियर, ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना काफी, ठीक है। तो फटीग वाला जो पार्ट है फिर कल करते हैं, ठीक है। ये इसी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे डायनामिक या फटीग लोडिंग, ठीक है। तो कल पहले फटीग समझेंगे, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग करेंगे। ओके ओके।